Hello Gen Zs, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो हैव बीन वेरी गुड. We at ASAP classes are brought in for you the ultimate power revision for your upcoming CA intermediate examinations. पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. FM एंड SM का अपने कंप्लीट रिवीजन करने वाले आपका एंटायर सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिवाइज कर रहे हैं. हमने स्टार्ट कर दिया लेवरेजेस के संग. वो वीडियो आपने देखा कि नहीं? हाँ या ना बोलो. हाँ सर हमने देख लिया. वेरी गुड. नहीं सर हमने नहीं देखा. फटाफट से वो वीडियो देख लो. आपकी जर्नी आप रिवीजन की स्टार्ट कर दो लेवरेज के संग. देन आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना, खुद से रिवाइज करना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, देन मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर. इस स्ट्रैटेजी के संग अपने पढ़ाई करेंगे. इस स्ट्रैटेजी के संग यूज करेंगे हमारा रिवीजन वीडियोस को. ऐसे एक स्ट्रेच में रिवीजन वीडियोस देखने मत जाना. ओके. वन मोर थिंग, इट्स अज्यूम्ड कि आपने एक बार क्लासेस की है या एक बार गो थ्रू कुछ करके रखा है आपने, तब आप रिवीजन वीडियोस देख रहे हो ताकि आपको हेल्प हो सके ज़्यादा इन वीडियोस का. बिकॉज उतने डिटेल में अपने जा नहीं सकेंगे, अपने उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. बट येस, बिलीव मी, ऑल योर कंसेप्ट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशंस सारे अपने कवर करेंगे. और बहुत अच्छे से मैं ट्राई करूंगा आपको इसको एक्सप्लेन करने का अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. तो तैयार हो कि नहीं आप लोग? जब वीडियो पसंद आए तो एक तो फटाफट से लाइक मार देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के संग ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना. चलो वीडियो शुरू करें. फुल स्क्रीन में आ जाओ. कम ऑन. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वी आर गोइंग टू रिवाइज विच चैप्टर टुडे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाम से ही समझ में आ रहा है क्या चीज़ का बात हो रहा है. कैपिटल के कॉस्ट का. हाँ या ना बोलो ना प्लीज़. कैपिटल के कॉस्ट का बात हो रहा है कि नहीं? एक बैलेंस शीट बनाए क्या फटाफट से? एक बार टी शेप बैलेंस शीट बना दे आपके लिए. हाँ सर बना दीजिए. बचपन हमने पढ़ा था टी शेप बैलेंस शीट. याद है क्या सबको? हाँ सर याद है. बैलेंस शीट में अपना एक होता था लाइबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड. कोई दिक्कत नहीं. नाउ लाइबिलिटी साइड में कैपिटल किसको बोलते हैं अपने? कैपिटल किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैप को मैं कैपिटल बोल सकता हूँ. हाँ या ना? यस. नाउ रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे भी इसे मैं बोलूँ, या मैं इसे रिटेन्ड अर्न बोल दूँ, ये मेरे कैपिटल का पार्ट है. यस, इक्विटी कैपिटल का पार्ट है. ओनर्स इक्विटी इज व्हाट? इज बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो ये मेरा कैपिटल हुआ. अगर मैं इससे एक टिक लगाऊँ, यस दिस, ये बोथ कैपिटल हुए. कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट अगला क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट. अगला क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट. कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड सुना है? कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो एग्जैक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, और एक और क्या है? रिटेन अर्निंग्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ पे आएगा. तो आप पहले इसे यूज़ करोगे क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. पहले हम शेयर कैपिटल कंप्लीट कर ले, देन वी विल मूव ऑन टू द डेट. तो ये जितने टाइप के कैपिटल है ना, ये जितने टाइप के, चारों टाइप के कैपिटल हमने डिस्कस किए ना, ये चारों को आपको एक कंपनी को कैसे इवैल्यूएट करती है अपना डिसीजन लेने में, इसका आपको फैसला करना है. ये पढ़ाई आपको, ये स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी है. समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा कैपिटल किस तरीके से रेस करूं फॉर माई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. एक एग्जाम्पल के संग करें क्या? एक एग्जाम्पल के संग करें. एक बार इधर आओ, एक बार मेरे संग देखो. अभी रिसेंट में शादी हुआ किसका बताओ तो? अनंत अंबानी जी का. यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर शादी हुआ. ये हमारा है शादी. ये हमारा अनंत अंबानी साहब का शादी का है. इसमें 5000 करोड़ का शादी था. ये 5000 करोड़ की शादी थी अप्रॉक्सीमेटली. तो इतना का हमारे मुकेश अंबानी साहब ने, सर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, इसमें खर्चा किया था. ठीक है. अब एक बात बताओ, 5000 करोड़ अगर उन्हें करना है, अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है या एक्सपेंस करना, जो भी करना है, तो क्या क्या तरीके हैं? क्या क्या तरीके हैं 5000 करोड़ को इन्वेस्ट करने का? एक ही चीज़. अब मैंने बैलेंस शीट अप्रोच आपको बताया, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको दूसरा अप्रोच से बताने का. ठीक है ना? मैं इक्विटी से कर सकता हूँ? मैं नहीं, मैं तो इक्विटी से भी नहीं कर सकता. मुकेश अंबानी साहब इक्विटी से कर सकते हैं. यस. नेक्स्ट, प्रेफरेंस से कर सकते हैं. हाँ भाई हाँ, प्रेफरेंस से कर सकते हैं. लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में एक चीज़ और जो हमने डिस्कस किया अभी, एक चीज़ और हमने जब भी डिस्कस किया, बोलो तो क्या हमने डिस्कस किया? सर रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस. आर लिख दूँ मैं इसे एक बार? क्या इक्विटी से रेस किया जा सकता है 5000 करोड़ पूरा? यस. आर से किया जा सकता है? यस. प्रेफरेंस से किया जा सकता है? हाँ कहीं हाँ. लॉन्ग टर्म डेट से किया जा सकता है.
ध्यान रखना, मैं बार बार लॉन्ग टर्म डेट बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म डेट पे अपने फोकस करते हैं इसमें, ठीक है ना। इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट, इन सारे तरीकों से अपने रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। डेट का मतलब ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स ऑल्सो, ठीक है ना। डेट ऑब्वियसली इंक्लूड्स डिबेंचर्स। तो एक बात और, अब पूरा 5,000 इससे लूँ या इससे लूँ या इससे लूँ या इससे लूँ, ऐसा कोई रूल है क्या कि अगर 5,000 करोड़ खर्चा करना है बेटे की शादी में तो पूरा का पूरा इक्विटी रेस करके करना होगा क्या? अज्यूम करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इक्विटी रेस के करेगा, वैसे लॉजिक में मत जाना, अज्यूम करो 5,000 रुपये का खर्चा करना है, 5,000 करोड़ का खर्चा करना है, तो रिटेन अर्निंग से कर सकते हैं, प्रेफरेंस से कर सकते हैं, या फिर डिवेंचर से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ध्यान से सुनना प्लीज़, ध्यान से सुनना, मैं मिक्स करके कर सकता हूँ, यस। मैं 1250 करके मैं 1250 करके ईच कर दूँ, इन सबसे कर लूँ तो मेरा 5,000 करोड़ निकल जाएगा, हाँ कि ना? 5,000 करोड़ निकल जाएगा, यस। कोई भी तरीके से मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर लूँ, किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, पूरी लिबर्टी है कि आपको 5,000 करोड़ का कैपिटल चाहिए तो एनी ऑफ दिस 4 सोर्सेस आप यूज़ करो, अपना कैपिटल रेज करो, आगे बढ़ जाओ। ये अब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का पूरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके पर्सपेक्टिव से अपने कर रहे हैं कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो एक कंपनी के, एक फाइनेंशियल मैनेजर हो एक कंपनी के, और अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेने हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, इस टाइप के डिसीजंस लेने हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होगी आपको बेस्ट इंटरेस्ट में करना होगा। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ whom? ऑफ योर शेयर होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यस और नो? यस। तो उनका बेस्ट इंटरेस्ट में करने के लिए आपको जो कॉस्ट है, कैपिटल हैज सम कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैपिटल? द रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल। व्हाट आई मीन कि भैया अगर मैं इक्विटी रेस करती है कंपनी, अगर एक कंपनी इक्विटी रेस करती है और अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो आई वॉन्ट सम रिटर्न, तो ये जो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, ये जो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज द कॉस्ट फॉर द कंपनी, वेयरएज इट्स द रिटर्न फॉर मी। समझ में आ रही है? यही मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अगर डिबेंचर रेज होता है तो डिबेंचर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता है? द कूपन, द ईयरली कूपन, मंथली कूपन, क्वार्टरली कूपन मतलब व्हाट? इंटरेस्ट रेट एंड कूपन इज इनडिफरेंटली यूज अक्रॉस फिनेंस। आप ऐसे समझ के चलो। तो जो ईयरली कूपन एक कंपनी, एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द कंपनी, दैट इज द रिटर्न, वेयरएज एक कंपनी के लिए वो हो गया एक कॉस्ट। इजी लगा कि नहीं कंसेप्ट? यही है, बस यही है। इसी पे अपने को निकालना है कि क्या मेरा कॉस्ट पड़ सकता है अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग तरीके से। अगर मैं कैपिटल ड्रॉ करता हूँ तो मेरा क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा, निकाल के दो। क्वेश्चन में बोलेगा थोड़ा इसमें से हुआ, थोड़ा इसमें से हुआ, थोड़ा इसमें से हुआ, थोड़ा इसमें से हुआ, तो अल्टीमेटली अगर क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ वो अगर मुझे निकालना होगा, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एक बात बताऊँ क्या? मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं, ग्रीन से लिखते हैं, 1250 करोड़ करके ही अक्रॉस द 4 सोर्सेज से मैंने कैपिटल रेज किया, 1250 करोड़ बोल करके। अब इक्विटी का खर्चा था मान लो 8% पे रेज हुआ इक्विटी, थोड़ा बढ़ा दे इक्विटी, 8% तो कम हो गया सर। इक्विटी रेज हुआ 14% पे, रिटेन अर्निंग्स मान लो 12% है, 12% मान लेते हैं। प्रेफरेंस अर्निंग्स है मेरा 11% एंड मेरा डेट है 8%। अब अगर मान लो टॉप मैनेजमेंट ने सवाल उठाया फाइनेंस मैनेजर से कि भैया मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ा इस 5,000 करोड़ का, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ा इस 5,000 करोड़ का, तो क्या जवाब देंगे आप? यस, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द आंसर विच यू आर गोइंग टू गिव टू द टॉप मैनेजमेंट? क्या होगा? मैं क्या करूँगा, सिंपली वेटेड एवरेज कर लूँगा। मैं बोलूँगा अगर 14% का 1250, 12% पे ये 1250, 11% 1250, 8% 1250 के हिसाब से एक वेटेड एवरेज वेट्स दे दूंगा। यहाँ पे मैंने इक्वल लिया तो इक्वल वेट्स दे दूंगा, मतलब 14% इंटू 0.25 कर दूंगा, यहाँ 0.25, यहाँ 0.25, यहाँ 0.25, सबको इंटू कर दूंगा और सबको ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इससे में क्या बोलेंगे पता है? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द चैप्टर, एंटायरली दिस इज द चैप्टर।
ये WACC निकालने ही एग्जाम में बोलता है, बार 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 बार, हर बार एक ही चीज़ बोलेगा। उसके लिए अलग अलग आपको पहले निकालना पड़ेगा, 14%, 12%, 11%, 8% अलग अलग निकालना पड़ेगा, एंड देन आप निकालोगे WACC। 10 मिनट हमने खर्चा किया सिर्फ आपको रिवीजन कराने में, सिर्फ एक आपको ओवरव्यू देने में, एक समरी देने में पूरे चैप्टर का। यही है पूरा चैप्टर, 10 मिनट में ही हो गया सर, रिवीजन 10 मिनट में डन। अब तो फॉर्मेलिटी है, अब तो बस फटाफट देख लेंगे कि कैसे अपने एक मेथड का, एक सोर्स का कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, पहले ये बताओ, हाँ या ना। इंटरेस्टिंग लगा तो ही आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना जवाब दो पहले। हाँ सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा, आगे बढ़ो, वेरी गुड। आ जाओ बुक में। सर ये कौन सा बुक है? ये हमारा बुक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स, पूरा आपका सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने इसमें उतार दिया। इट्स लेस देन 150 पेजेस, अराउंड 145 पेजेस में पूरा आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इट्स 100% हैंड रिटन बुक, 100% हैंड रिटन बुक। आपका यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है। ये बुक आपको मिल सकता है, क्या करना उसके लिए, नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं बुक दिखाऊँ क्या आपको? हाँ सब बुक दिखाइए। दिस इज़ द बुक, CA इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM डाइजेस्ट। ये बुक आपको मिल सकता है, क्या करना उसके लिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दो, ये बुक आपको मिल जाएगा। सर क्या चार्ज करोगे? कोई चार्ज नहीं करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था बुक वाले कि अप टू नेक्स्ट 100 बुक्स हम फ्री दे रहे हैं। फास्ट काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फ्यू बुक्स आर रिमेनिंग। तो रिक्वेस्ट आप फटाफट अपना ऑर्डर प्लेस कर दो ताकि आपको भी FM डाइजेस्ट मिल जाए। बहुत अच्छा से आपका रिविजन हो जाएगा। उसके बाद आपका किसी दोस्त ने लिया है तो उसका ज़ेरॉक्स करा लो और फटाफट आप देख लो, या तो अगर आपको और स्पीड में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम ऑन। चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने पढ़ने वाले हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने आपको दे दिया, फटाफट बुक से कराएं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है? कंपनी रिक्वायर्स कैपिटल टू एक्सपैंड या ग्रो इट्स बिजनेस। सीधा सा बात है, अपने कैपिटल क्यों लेंगे? अगर अपने को डेली ऑपरेशंस के लिए लेना हो, डेली ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए ना, तो अपने कैपिटल रेज नहीं करते हैं, अपने लोन ले लेते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म लोन से लेते हैं। इक्विटी से पैसे लेके डेली खर्चा में नहीं लगाते हैं, समझ में आ रही है? एक्सपैंड, ग्रो करना इस बिजनेस को, तो कंपनी को चाहिए कैपिटल। दिस कैपिटल कम्स एट अ कॉस्ट। Nothing is free in this world, everything comes for a cost, and obviously the capital also comes at a cost, which is the cost of capital. ये जो कॉस्ट की बात हो रही है, ये कॉस्ट ही हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? इट इज़ बेसिकली द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल। जैसे कि मैंने कहा, एक कंपनी अगर IPO लेके आती है तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इज रेजिंग कैपिटल, बट मी एज अ शेयर होल्डर, एज अ रिटेलर, एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, आई एक्सपेक्ट सर्टन रिटर्न फ्रॉम दैट, फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट, and the return which I expect is basically the cost for the company. Easy? Yes, easy. Now return for capital provider is basically the cost for capital seeker. Who is the capital seeker? The company itself. That is the company. Easy, एकदम सिंपल टर्म्स में मैंने ट्राई किया आपके लिए पूरा उतार देने का, कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शंस भी आपको मिल जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। सर हमने तो एग्जाम में इंपॉर्टेंस पूछ लिया, आपकी किताब में सिग्निफिकेंस दिया था, हम लिख नहीं पाए। ऐसा मत करना प्लीज़ यार, प्लीज़ बी सीरियस। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस है अपने। अब सी एंटर के बच्चे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा होगा एक बार, आपने अपने क्लासेस के टाइम पे कभी ना कभी आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा है, हाँ या ना बोलो पहले। कैपिटल बजटिंग में जो डिस्काउंटिंग करते थे, कुछ याद आ रहा है? डिटेल में अपने कैपिटल बजटिंग के क्लास में करेंगे। कैपिटल बजटिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट आपका चैप्टर है FM में। वो जब आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। उसमें जो अपने डिस्काउंटिंग करते थे, सुनने में याद आ रहा होगा, डिस्काउंटिंग करते जो एक रेट लेते थे, दैट रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट रेट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहाँ अपने यूज़ करते हैं। आपको आगे वहाँ जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। फिनेंसिंग डिसीजन में काम आता है। सीधी सी बात है ना, अपने क्या करें? फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे इक्विटी रेस करना है, कि लॉन्ग टर्म डेट रेस करना है, कि मुझे रिटेन अर्निंग्स करना है, कि प्रेफरेंस करना है। अब अगर मैं फाइनेंशियल डिसीजन में कौन सा मेथड में जाऊंगा जो मेरे सबसे सस्ता पड़ेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट?
मैं क्या करूँगा, मैं इक्विटी रेस करूँगा कि मैं डिवेंचर रेस करूँगा, वो मैं इवैल्यूएट करूँगा कॉस्ट निकाल के उसका कि जो सबसे सस्ता मुझे पड़ेगा मैं वही लूँगा, ऑब्वियस सी बात है। डिज़ाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए भी अपने यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कोई लैग हुआ से शायद कटा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल जो भी हमने डिस्कस किया आपके संग, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स एंड लॉन्ग टर्म डेट स्लैश डिबेंचर्स, जैसे आप बोल लो। ये चार ही हमारे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ये चार ही आपके लिए रेलेवेंट है, ये चार ही आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 100% वेटेज दिया था मैंने ऊपर, 100% आप एक्सपेक्ट करो, अराउंड 5 to 8 मार्क्स। अभी जनवरी एग्जाम में लास्ट जनवरी एग्जाम में आपके आए हुए हैं अराउंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये वेटेज रहता है, समझ रहे हो। इवन ना कैपिटल स्ट्रक्चर जो चैप्टर आएगा ना आपका नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ ना इससे लिंक्ड है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं किया हुआ रहेगा ना, कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपका बेस हिल जाएगा पूरा। तो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से इक्वली मेहनत करके पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अब एक बात देखो यहाँ पे, अब इस मेरे चार्ट में देखो प्लीज़, इक्विटी को अपने डिनोट कैसे करते हैं मालूम है? इक्विटी को अपने डिनोट कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट करते हैं व्हाट? के फॉर कॉस्ट। यस, वो आज का मॉडर्न तरीका है सर, कॉस्ट सी की जगह के यूज़ करने का। के का कॉस्ट और ई का इक्विटी, के ई बड़ा के छोटा ई, ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका, ICAI भी ये यूज़ करता है। तो आप आँख बंद करके बिंदास के ई लिख के आना एग्जाम में। के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस के लिए के पी, कॉस्ट ऑफ पी फॉर प्रेफरेंस, के आर इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, आर से रिटेन्ड, एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज के डी। के ई एंड के डी इज सुपर इंपॉर्टेंट, के ई एंड के डी इज सुपर इंपॉर्टेंट। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एग्जाम में के ई के डी ना पूछे, आज तक कभी नहीं हुआ कि के ई के डी ना पूछे, हमेशा पूछता है। इन सब से हम निकालेंगे जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया, क्या बताया था इस एग्जांपल में, इन सबसे अपने निकालते थे व्हाट? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इजी पीजी, यस और नो? यस सर, वेरी इजी, गुड। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का ही पूरा चैप्टर है। देखो, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दिस WACC। ये WACC निकालने का ही पूरा चैप्टर है। फॉर दिस वी हैव टू इंडिविजुअली कैलकुलेट ईच फॉर्म ऑफ कैपिटल। ये एक सारे का निकालो, वेट्स लगाओ और WACC निकालो। अप्लाई सर्टेन वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स या बुक वैल्यू वेट्स, आगे आएगा मैं बताऊंगा उस समय, एंड देन कैलकुलेट WACC। हो, यही है सर, यही है हमारा चैप्टर। कैसा लगा पहले बताओ? इतना इजी था? आपने सोचा भी था? जब आपने सोचा भी था कि इतना इजी है? इससे इजी क्या होगा? इट्स द इजीएस्ट चैप्टर। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको खत्म कर देंगे। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विच इज़ KD के बात अपने करेंगे अब, एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, पूरा फोकस के संग। फीचर्स ऑफ KD क्या? फेस वैल्यू रहता है उसका, इंटरेस्ट या कूपन रहता है, मैच्योरिटी पीरियड, रिडेम्पशन वैल्यू, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आगे उसको डिटेल में करते हैं। एक पन्ना बाद ही वो पूरा कवर किया मैंने, मेरे साथ 5 मिनट बियर करना। अब मूवी देखने अपने जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो स्टार्टिंग में कैरेक्टर बिल्ड होता है, स्टोरी बनती है, देन क्लाइमैक्स आता है ना, सारा चीज़ लास्ट में जुड़ जाता है। तो आप वेट करो, सारी चीज़ जुड़ जाएगी, पूरा चैप्टर आपको सम अप होकर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक मार देना, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अब ब्यूटी पता है क्या है? आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा, डेफिनेटली इतना तो सुना है कि एक होता है सर रिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। हमें बचपन से पता है, बचपन से पता है। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया में इररिडीमेबल डिबेंचर बोल के कुछ होता ही नहीं है। हमारे देश में इररिडीमेबल डिबेंचर बोल के कुछ नहीं होता है। इंडिया में कंपनीज एक्ट में आप पढ़ना, वहाँ दिया हुआ है कि इट्स नॉट मोर देन 10 years कैन ए डिबेंचर बी इशूड। मैच्योरिटी 10 साल से बेसी नहीं जा सकता। एक्सेप्शन है एक, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। जस्ट नॉलेज का बात बोल रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। अब इंटर के बच्चे हो, फाइनल में जाओगे, अब एग्जाम देने का बाकी बात बचा है बस। आर्टिकलशिप करने जाओगे, बड़े बड़े कंपनियों में जाओगे आप ऑडिट करने, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको एक एक्स्ट्रा स्किल रहनी चाहिए आपके पास। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इरिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं होते, ओनली 10 years तक ही मैच्योरिटी तक अलाउड होता है, ठीक है ना। बट अपने थियोरेटिकली या बोल लो या बुक में रिडीमेबल मतलब इरिडीमेबल मार के पढ़ते हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, दिस डिबेंचर्स हैव नो फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। बुक के लिए बस, इंडिया में ऐसा नहीं है, 10 साल ही होता है। दिस डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। येस, ऑब्वियस, नो इशूज। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ सच डिबेंचर्स एट एग्रीड इंटरवल्स। अब अपना डिबेंचर क्या हुआ? सिंपल उधार हुआ।
सॉरी, डिबेंचर क्या हुआ? डिबेंचर सिंपल उधार हुआ। अरे आपके पास अगर 1 लाख रुपया आपने उधार में 1 लाख रुपया दे दिया तो आप क्या बोलोगे? भाई मुझे आप इंटरेस्ट तो दोगे। मैंने 1 लाख रुपया अपने अपने फ्रेंड को दिया, सर फ्रेंड को दिया तब तो पूरा रुपया गया, आई मजाक नहीं। 1 लाख रुपया आपने अपने फ्रेंड को दिया तो आप बोलोगे 10% के हिसाब से भाई तू मुझे हर साल 10,000 करके दे दियो और 5 साल बाद तू मुझे पूरा 1 लाख दे दियो, है ना? वही हुआ डिबेंचर। तो फिक्स्ड रेट 10% आपने बोला इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन व्हाट? इज पेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हुआ? अगर मान लो इधर एग्जांपल दिया मैंने एक ठो, इधर आ जाओ। CA Limited issued 9.5% irredeemable debenture at ₹75,000 at a discount of 9%। अब यहाँ पे ना ICI दे देगा FV is ₹100। ये ₹100 जो है ना ये फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू आपका ₹100 दिया रहता है मोस्टली, समझ गया? आ जाओ। फॉर्मूला क्या है KD निकालने का? कॉस्ट ऑफ डेट निकालना। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? डेट का कॉस्ट क्या पड़ रहा है? इंटरेस्ट। इजी सा बात है, इंटरेस्ट। इधर देखो बस, फॉर्मूला ऑफ KD पे ध्यान दो एक बार। फॉर्मूला ऑफ KD क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपना बेस क्या ले रहे हैं? बेस क्या ले रहे हैं? बेस ले रहे हैं जो मैंने इशू किया, जितना मैं मेरा इशू किया वो दैट इज माय बेस। नेट प्रोसीड्स बोलते हैं उसे अपने एग्जाम में, फॉर्मूला में नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स अपने बोलते हैं दैट इज नथिंग बट द इशू प्राइस। दैट इज नथिंग बट द इशू प्राइस इज नेट प्रोसीड्स। कि मैंने अगर डिबेंचर्स इशू किया, मान लो 10,000 रुपये पे डिबेंचर्स इशू किया, मेरा इंटरेस्ट है तो 10% के हिसाब से, तो मेरा इंटरेस्ट बाई 10,000 गिव्स मी व्हाट? माई KD। ईजी, राइट, लॉजिकल बात है। डिविडेंड यील्ड, अब सुना आपने वर्ड डिविडेंड यील्ड? तो अपने डिविडेंड में क्या करते हैं? अगर शेयर का दाम मान लो 55 रुपये चल रहा है, 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया उसने, तो 5/55 इंटू 100 करता हूँ ना, 5/55 इंटू 100 करते हो कि नहीं? येस और नो? दैट इज अ डिविडेंड यील्ड। सिमिलरली दिस इज योर KD, दिस इज योर कॉस्ट। इजी, नो डिफिकल्टीज एज सच। इंटरेस्ट में ना अपने रास्ता में चलते हैं, अपनी परछाई होती है ना, परछाई अपने साथ रहती है, परछाई नहीं छोड़ती है। इंटरेस्ट का परछाई है उसका टैक्स बेनिफिट। I1 - T इज द परछाई फॉर इंटरेस्ट, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा ये। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ आपको इंटरेस्ट मिला, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट मिला उसकी परछाई है 1 - T, 1 - T, 1 - T, 1 - T इज व्हाट? 1 - टैक्स रेट। वो उसकी परछाई है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसका मतलब अब इसका मतलब करेंगे तब मज़ा आएगा। एक बार ये एग्जांपल देखो, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन कैलकुलेशन ऑफ KD। एक बार ये एग्जांपल मेरे संग देखना। इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, लेवरेज में। इनकम स्टेटमेंट रिपीट नहीं करते हैं, फटाफट काम की बात करेंगे सीधा। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मेरे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? सेल्स था 100 रुपीज़ इन लैक्स, 100 लाख का सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख, नो वरीज, कंट्रीब्यूशन 40 लाख, दोनों में सेम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट इज कमिंग? अपना फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में 25 लाख, कोई दिक्कत नहीं, इट्स सेम। EBIT देखो दोनों केस में 15 लाख है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। नाउ ऑप्शन 1 में ना डिबेंचर था, ऑप्शन 1 में डिबेंचर था, मैंने आपको बताया नहीं बट ऑप्शन 1 में डिबेंचर था। डिबेंचर था तो इंटरेस्ट होगा, डिबेंचर था तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा तो मान लो 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट देता है, तो आपका EBT हुआ 10, और यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था तो आपका EBT रहा 15, बिकॉज नो इंटरेस्ट, दैट्स वाई EBIT इज इक्वल टू EBT। टैक्स रेट मान लो 20% है तो मेरा 2 रुपया 3 रुपये का टैक्स लगा इस पे। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, द पैट इज 8 and 12। 8 रुपये का पैट है, वहाँ 12 रुपये का पैट है। मैंने 5 रुपये यहाँ खर्चा किया, मैंने 5 रुपये अगर खर्चा किया यहाँ पे, जो मेरा यहाँ बचा, तो ये डिफरेंस तो सर 5 का होना चाहिए था, ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, अगर मैं 5 यहाँ खर्चा कर रहा हूँ, यहाँ मेरा पैसा बचा, तो सर ये तो 5 का गैप आना चाहिए था, ये कैसे 4 का गैप आ रहा है? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या आपने? नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, यही है इंटरेस्ट की परछाई, टैक्स रेट। टैक्स का बेनिफिट मिलता है अगर मैं इंटरेस्ट खर्चा करता हूँ। अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो, आपने टैक्स पढ़ा है ना, PGB भी पढ़ा है, PGB भी पढ़ा, आप कोई भी खर्चा करते हो तो सीधा 30% का टैक्स बेनिफिट मिलता है कि नहीं? आप स्टार्ट करते हो नेट प्रॉफिट से PGBP में, फिर आप एडिशन और डिडक्शंस करते हो, हाँ या ना? हाँ सर। तो आप जो एड लेस करते हो वो तो आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करने के बाद कर रहे हो। नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी सारे खर्चे खत्म हो गए हैं, तो जितने खर्चे आपने किए अल्टीमेटली उसमें 30% का टैक्स बच रहा है, तो वही टैक्स बेनिफिट दैट इज
फिनेंस में दैट इज टेक्निकली कॉल्ड टैक्स शील्ड। वो टैक्स शील्ड का बेनिफिट हमें मिलता है ऑन इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें 1 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, 1 रुपये का, ₹1। तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ₹4। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या हो गया, ₹4 इंस्टेड ऑफ 5। समझ में आया? 1 मिनट ये एग्जाम्पल देख लो, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आपके लिए। एक बार ये एग्जाम्पल खुद से देख लो प्लीज़। हाँ सर हमने देख लिया, वेरी गुड। 15 पे 5 रुपया गया, 10 रुपया बचा, उस पर टैक्स लगा। यहाँ पे 15 पे टैक्स लग रहा था, इसलिए 1 रुपये का बेनिफिट हो गया अल्टीमेटली यहाँ पे। समझा? अब एक बार इधर देखो, अब हमारा फॉर्मूला में देखो, हमारा फॉर्मूला में देखो, इंटरेस्ट था 10 रुपये, 10 रुपये 1 माइनस टी किया, 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस टी में टी वॉज 20%, तो इंटरेस्ट इज 10 इंटू 80%, 10 इंटू 80%, तो 8 रुपये का आपका पोस्ट टैक्स का इंटरेस्ट हुआ, 8 रुपये का हुआ ना। सॉरी इंटरेस्ट वॉज 5, सॉरी इंटरेस्ट वॉज 5, तो 5 इंटू 80% पोस्ट टैक्स का इंटरेस्ट हुआ 4, तो अल्टीमेटली वही 4 का गैप था, अल्टीमेटली वही 4 का गैप था। समझ में आया? अब लॉजिक समझ में आया कि मैं क्यों 1 माइनस टी कर रहा हूँ? हाँ सर, देखो पूरा लॉजिक के संग आपको रिवीजन में कराने का चेष्टा कर रहे हैं हम। दिस इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी एंड डिवाइड मैंने क्या नेट प्रोसीड से, विच विल गिव मी द फॉर्मूला ऑफ के डी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट यार, मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, आगे बहुत बार आएगा ये सारी चीज़ें, तो आगे रिपीट नहीं करना पड़े इसलिए यहाँ पे स्लो जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ नेट प्रोसीड्स मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया इशू प्राइस लेस इशू का एक्सपेंसेस। इशू का एक्सपेंसेस को ना यहाँ पे सुंदर वर्ड दिया एक फ्लोटेशन कॉस्ट। सही, ये फ्लोटेशन कॉस्ट अब क्या आ गया? What is this flotation cost per se? Flotation cost is nothing but just the underwriting expense, या कोई भी टाइप का इशू एक्सपेंस करते हो ना। सर मैंने इशू किया, मुझे इशू करके 100 रुपया मिला, मैंने डिबेंचर इशू किया, मुझे पैसा मिलेगा। जो इशू करता है, इशूअर गेट्स मनी, यस। मैंने इशू किया, मुझे पैसे मिले, बट उसमें मुझे कुछ खर्चे लग गए, मेरा कुछ खर्चा लग गया, कुछ प्रिंटिंग कॉस्ट, कुछ एडमिन कॉस्ट, कुछ एक खर्चा लग गया। जैसे मुझे टेक्निकली 100 नहीं 5 रुपये का खर्चा लगा, तो सर 95 ही मिला। सर मुझे 95 ही मिला, 100 नहीं मिल रहा है। तो जो 100 माइनस 5 है ना, वो 5 इज व्हाट द इशू एक्सपेंसेस विच इज कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट। अब समझ में आई? यस। नो इशू एक्सपेंस गिवन इन क्वेश्चन, अज्यूम इट टू बी जीरो। ऑब्वियसली मन से कोई नंबर तो ना अज्यूम करेंगे। Flotation cost expenses incurred from various sources like equity shares, preference shares and debentures. Example, underwriting commission, brokerage and printing. समझ में आया? सीधी सी बात है यार, अपना रिटेन अर्निंग्स में कहाँ से आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट? खुद का ही पैसा है, वो तो ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास। रिटेन अर्निंग्स कितना ब्यूटी बात है ना। यहाँ पे आप सोच रहे हो सर आपने रिटेन अर्निंग्स लिखना भूल गया या इग्नोर कर दिया क्या? लॉजिकल चीज़ है, रिटेन अर्निंग्स जानबूझ के नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे पास रिटेन्ड है, पैसा पड़ा है। बाकी तीनों सोर्स में आप पैसा रेज कर रहे हो, रिटेन अर्निंग्स रेज नहीं करते, अपने पास पड़ा है वो पैसा, रिटेन्ड है वो मेरे पास, इसलिए उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता। ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, नहीं तो यार नॉलेज के लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ही। और एग्ज़ाम में आए नहीं आए, लेकिन नॉलेज तो आया, हमेशा ध्यान रखना यार, हमेशा ये चीज़ लॉजिक रखना। 3 इडियट्स देखा है ना सबने, क्या बोलता है सर? काबिल होने के लिए पढ़िए, कामयाब होने के लिए नहीं, वही चीज़ है। चलो, फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स इज इन द, अपना पे आउट कैसे करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पे आउट। अब अगर एक कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, ख़त्म हो रही है, तो समझ लो अगर पैसा दिया जा रहा है खिड़की से, तो खिड़की में सबसे आगे खड़ा रहेगा क्रेडिटर्स लोग को सल्टाने के बाद, सबसे आगे खड़ा रहेगा डिवेंचर, वो खिड़की से पैसा दिया जाएगा सबसे पहले डिवेंचर वाले को। फिर डिवेंचर वाले बोले तू खिसक, नेक्स्ट लाइन में कौन है भाई? नेक्स्ट लाइन में कौन खड़ा रहेगा? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस नाम में लिखा है प्रेफरेंस, तो भैया उनको प्रेफरेंस देंगे। अपने किस पे प्रेफरेंस दे रहे हैं? डिवेंचर से प्रेफरेंस ना दे रहे हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं उन्हें। तो शेयर होल्डर कौन हुए? और इक्विटी। इंडिया में 2 टाइप की है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज गिविंग प्रेफरेंस अबव इक्विटी, तो उनको अपने पहले पैसा देके चुकता करेंगे कि भाई तू अपना पैसा पकड़, अब तू निकल, अब आया मेरा इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर हुम आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मालिक तो लास्ट में आएगा ना, बचा कुचा लैंड, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मशीन, फैक्ट्री, जो बचा उस सबको बेच बाच के जो बचा सब लास्ट में मालिक लेके जाएगा। यस, इजी पीजी। कोई दिक्कत हाँ या ना कोई दिक्कत हो तो आप रीच आउट करो, रिकमेंडेशन दो, फीडबैक दो अपना। नीचे गया डिटेल्स में, नीचे गया मेरा नंबर है 7596006505, इसमें आप अपना फीडबैक दो, उससे मुझे हम भी इम्प्रूव करते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलती है। यस और नो? हाँ सर।
इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर को इंटरेस्ट। इजी है। हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया आपको इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड वाला, 4 रुपये का इफेक्टिव टैक्स शील्ड मैंने आपको बता दिया। ये इलस्ट्रेशन कराया आपको, छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लो फटाफट। सीए लिमिटेड इशू 9.5% इररिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹75,000। डिबेंचर इशू करके 75,000 रुपये उसे मिल गया, लेकिन इशू किया था डिस्काउंट में ऑफ 9%। मैंने क्या बोला था आपको, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, पार, प्रीमियम, एनीथिंग, देयर इज नो स्ट्रिक्ट मैंडेट एज सच। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट इज 8% ऑफ इशू प्राइस एंड टैक्स रेट दिया हुआ है व्हाट 40%। टैक्स रेट दिया हुआ है कितना 40%। नाउ व्हाट, हाउ विल वी कैलकुलेट, क्या निकालना अपने को, केडी। एक बार देखो, आंसर मत देखो यार प्लीज़, हाथ हटा लो सर, ये लो हाथ हटा दिया। एक बार देखो, एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करिए प्लीज़। 9.5% इररिडीमेबल डिवेंचर्स दिया हुआ है। 9.5% मतलब 9.5% इज व्हाट, द 9.5% इज द कूपन रेट। क्या बोलते हैं अपने, कूपन रेट। कूपन रेट पॉलिश्ड वर्ड है, इंटरेस्ट चालू वर्ड है, समझ रहे हो? तो आप इंटरेस्ट समझ लो समझने के लिए, लेकिन बोलने के लिए कूपन रेट। 9.5% हमारा कूपन है। 78,000 मेरे इशू करके मुझे मिला, लेकिन डिस्काउंट में इशू किया, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो नेट प्रोसीड्स है मैं 75,000 लूँगा कि 9% का इम्पैक्ट लूँगा? यस लेंगे, ऑब्वियसली मुझे कम मिला तो मैं कम लूँगा ना डिनोमिनेटर में। तो 75,000 इंटू 91% के डिनोमिनेटर में। बट यार फ्लोटेशन कॉस्ट भी था। ओ माय गॉड, अब क्या होगा सर? अगर ऐसा रहता है तो इंटू 91% करने के बाद इंटू आप वापस करोगे व्हाट, इंटू 92% भी, मतलब नेट प्रोसीड 75,000 इंटू 91% इंटू 92% गिव्स मी 62,790। और मेरा इंटरेस्ट था 75,000 इंटू 9.5%, सिंपल 7125। इसको कैलकुलेट करो। आपको टैक्स का इम्पैक्ट लेना मत भूलना, भूले ना, यस और नो कभी मत भूलना। परछाई है गिव्स मी 6.8% एज माई KD एंड दिस इज द आंसर। यस और नो, किस किस का राइट हुआ फटाफट बता दो। हाँ सर हमारा राइट हुआ, गुड। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आएगा तो यही आएगा, ये भी आएगा। दिस डिबेंचर्स आर इशूड एट, अपने को पता है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलता है सर, पता होने नया बात बताइए। आओ जो नया बात जानना है सीखना, आओ स्टार मार लो सबको। फॉर्मूला ऑफ KD, KD क्या हुआ, KD इज कॉस्ट ऑफ डेट। दो मेथड बोला है आपके किताब में, वन इज अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड सेकंड इज YTM मेथड। YTM मेथड मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, YIELD, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। मैं बताऊं, मज़ा आ जाएगा, प्लीज़ सुनना, 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, प्लीज़ सुनना, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ऐसा आपने कभी नहीं एक्सप्लेनेशन लिया होगा, पक्का प्रॉमिस। सुनो प्लीज़, YTM और अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ये दो मेथड का अपने डिस्कशन करने वाले हैं। सिंस द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स है, तो रिडीमेबल का अपने को इम्पैक्ट लेना होगा। उसका अप्रॉक्सीमेशन मेथड एक बोलते हैं, नाम ही में लिखा अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक बार यहाँ तक भूल जाओ। अगर सिर्फ मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ना वो देखोगे आप, एक बार ये देखो सिर्फ, तो इंटरेस्ट इंटू 1 - t आपने पहले भी किया, डिवाइड नेट प्रोसीड से करते हो। यहाँ पे क्या है, नेट प्रोसीड्स के संग संग रिडीमेबल वैल्यू भी रहेगा, तो अपने क्या करते हो, उसका एवरेज ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। इससे कोई डेरिवेशन नहीं है पर से, आपका एग्जाम के लिए कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? एक्स्ट्रा में क्या कर रहे हो, बस ये तो एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, हम रिडीमेबल का इम्पैक्ट ले रहे हैं कि मैं रिडीम अगर कितना में कर रहा हूँ, आज मुझे कितना मिल रहा है, डिवाइड कर दे रहा हूँ n से। n इज़ व्हाट, n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मूला एक बार रिवाइज करें। अप्रॉक्सीमेशन मेथड में कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला बताओ फटाफट, बिना देखे बताओ, अब फटाफट बताओ मेरे संग। इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस RV इज व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। RV माइनस NP is net proceeds divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100 is what is my cost of debt under approximation method। हाँ या ना, मज़ा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला याद हुआ नहीं हुआ से एक और बार बताओ। इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस RV minus NP by N whole divided by RV plus NP by 2 into 100 is what my KD। ओह
सर समझ में आया सर, लेकिन वाईटीएम मेथड क्या हुआ फिर? वाईटीएम मेथड क्या हुआ सर? यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। डिटेल में अपने करते हैं क्लासेस में, मेन क्लासेस जब आप करते हो तो डिटेल में आप पूरा वाईटीएम मेथड सीखते हो, समझते हो। थोड़ा फास्ट जाएंगे लेकिन मैं बताऊं आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। वाईटीएम क्या हुआ? वाईटीएम एग्जाम्पल लेते हैं। 10% डिवेंचर्स है, 10% डिवेंचर्स है ₹100, ठीक है। फेस वैल्यू ₹100 पे 10% डिवेंचर्स है। प्राइस, आज इसका प्राइस चल रहा है 95 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। कैसे करते हैं अपने कैलकुलेट मालूम है ना? इग्नोर द टैक्स रेट। जो मेरा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम होल टू द पावर फर्स्ट ईयर का 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस वाईटीएम होल टू द पावर 2। क्या आप बोल रहे हो सर? यस। प्लस इंटरेस्ट डॉट 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 मार लो उसको प्लस। अब अगर रिडीमेबल है ये या इरिडीमेबल है ये, जो भी है, अब आपका क्या होगा इसमें? इंटरेस्ट के संग प्रिंसिपल वैल्यू भी जाएगा। रिडीमेबल है तो प्रिंसिपल वैल्यू भी जाएगा, तो इंटरेस्ट के संग आप ऐड कर दोगे यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम होल टू द पावर n। कितने साल का था ये अगर कितने साल का था ये? अगर मान लो 5 ईयर्स का था। अब अगर ये 5 ईयर्स का था तो ये 5 हो जाएगा। दिस n इज़ 5, दिस इंटरेस्ट इज़ वॉट? ₹10। आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, आपका वाईटीएम आ जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग। ये क्या लिखा सर आपने? ये मैंने रिडीमेबल वैल्यू लिखा। मेरी रिडीमेबल वैल्यू क्या है बताओ तो? 100। कुछ मैंने लिखा नहीं है। अगर मैंने कुछ लिखा नहीं, ये 100 दिया है बस, कुछ लिखा नहीं, तो इट्स अज्यूम टू बी रिडीम्ड एट पार। ऑब्वियसली अगर मैं बोल देता 10% प्रीमियम में रिडीम होगा तो ये 110 हो जाता। ये 10 प्लस 100 110, ये 95। तो वाईटीएम निकाल लेंगे आप लोग, हाँ या ना? हाँ सर निकाल लेंगे। ये सेम चीज़ आपने कहीं और पढ़ा है, ये सेम तरीका कहाँ पढ़ा बताओ तो? सर कहाँ पढ़ा है? फटाफट बताओ। एक बात बताओ, इसका साइन क्या होगा? इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आप दे रहे हो और 95 आपको आज मिला है। आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 95 आपको मिला है, इंटरेस्ट आप दे रहे हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव का। ये सिमिलर कंसेप्ट आपको लग नहीं रहा? कैप बज में आपने पढ़ा, कैपिटल बजटिंग में, कि आज आपको कुछ रुपया मिला, फिर आप सर्टेन रुपया दिए जा रहे हो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ करके पैसे दिए जा रहे हो, अल्टीमेटली आप पूरा पैसा दे दोगे। आरवी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, आप पैसा दे दोगे। तो ये सेम आपने कंसेप्ट पढ़ा था कहाँ पे? इन द कैलकुलेशन ऑफ IRR इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में जो IRR हमने सीखा है वो IRR भी अपने ऐसे ही निकालते थे। तो YTM इज नथिंग बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया मैंने क्यों लिखा? बाय कैलकुलेटिंग IRR। YTM होता ही IRR है यार, नाम अलग है, अंदर परछाई, अंदर तो सेम ही है, सिर्फ नाम ही अलग है। समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो यार प्लीज़। सब हर जगह परछाई मत घुसाओ, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, YTM निकालने के लिए ना, अगर आपके पास अपने पास तो क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल कैलकुलेटर होता नहीं CA एग्जाम्स में, सो वी यूज़ व्हाट? हिट एंड ट्रायल मेथड एंड इंटरपोलेशन। में करा दूंगा वो भी, आपको टेंशन मत लो, बड़ा इजी है। ऐसा तरीका से कराऊंगा ना, आप बोलोगे सर हमने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा। एन में ना एक चीज़ ध्यान रखना, इट्स द रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब डिवेंचर अगर 10 साल का है और अगर क्वेश्चन आगे लिख दे कि आफ्टर 2 ईयर्स करके कोई स्टोरी बना दे, आफ्टर 2 ईयर्स का कुछ स्टोरी बनाए ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स को 8 लेना पड़ेगा। फिर आफ्टर 2 ईयर्स का स्टोरी बनाया कुछ, तो समझ गए? इसलिए रिमेनिंग को मैंने अलग कलर से लिखा है कि आपको याद रहे। आर यू विथ मी? वी आर जस्ट 40 मिनट्स हुए सर। फटाफट से तो अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन देख लो, तो पहले खुद से ट्राई करो। आओ, दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड करना आपको एग्जाम में ना दे देगा, एग्जाम में जनरली दे देता है कि आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करना है कि YTM मेथड से करना। तो मैंने लिख दिया आपके लिए अप्रॉक्स मेथड से करो। ABC लिमिटेड इशूड
10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 20, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 25, टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट KD फॉर मी। कम ऑन गाइस, हु विल डू दिस? सर आप करेंगे कि मैं करें? सर आप ही करेंगे, हाँ आप ही करेंगे। फटाफट कैलकुलेट करो, आंसर टैली करना फिर बस। मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप करोगे और अपने करेंगे सिर्फ आंसर टैली। आपको मिलेगा इसके लिए सिर्फ 2 मिनट, फटाफट से हाथ चलाओ, कैलकुलेट KD, वीडियो पॉज करो, फटाफट से हाथ चलाओ, देन आंसर मिला लो प्लीज़। कैसे करना है? इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट क्या है? 10%, फेस वैल्यू दिया हुआ है, हमेशा फेस वैल्यू पे करना। व्हाट आई मीन टू से इज 10,000 इंटू 100 इंटू 10% करके इंटरेस्ट क्यों निकालोगे? पूरा क्वेश्चन फेस वैल्यू पे सॉल्व करते हैं अपने, याद रखना, अपने पूरा क्वेश्चन फेस वैल्यू पे सॉल्व करेंगे अपने अंडर अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो अपना इंटरेस्ट आया 10 रुपया, टैक्स रेट था 40%, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी इज 0.4, तो 0.6 हुआ, 0.6 इंटू 10 मतलब 6 रुपये का अपना इंटरेस्ट। आपने इशू किया ना, इशू किए प्रीमियम पे, 10% का प्रीमियम पे इशू किया, तो आज मेरे को मिला 110, तो मेरा NP हो गया 110। समझ में आया? कोई फ्लोटेशन कॉस्ट का बात लिखा नहीं तो इग्नोर। रिडीमेबल वैल्यू क्या रहेगा? 100। रिडीमेबल वैल्यू का मैंने थोड़ा लिखा कि कुछ डिस्काउंट या कुछ में हुआ है, नहीं, सारा आंसर मैंने आपको बता दिया, पुट करो, आंसर आ गया। 10 इंटू 1 माइनस 4, 100 माइनस 110, 5 ईयर्स का मैच्योरिटी था, सेम चीज़ का नीचे लगाया, कैलकुलेट किया, KD आ गया 3.81, KD आ गया 3.81% ओनली। परसेंट लगा देना यार एग्जाम में, ऐसा मत करना परसेंट लगाना भूल गया। मैंने लगाया है तो आप भी लगा सकते हो, मैंने लगाया है तो मैंने अपने लिए लगाया, नो मैंने आपके लिए लगाया है तो आपको आपके लिए ही एग्जाम में लगाना है यार। प्लीज़ एग्जाम में परसेंट लगाना, ये सब सिली मिस्टेक मत करके आना। मेहनत कर लिया, KD तक निकाल लिया, परसेंट लगाना छोड़ दिया, आधा नंबर 1 नंबर कितना नंबर काटेगा पता नहीं, हो सकता ना काटे, लेकिन प्लीज़ रिस्क नहीं लेंगे अपने। मेहनत कर लिए हैं, खाना बना लिए, खाना खाने के लिए गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलो अब आ जाओ सबसे इंटरेस्टिंग, YTM। जो मैडम ने आपको YTM का एग्जांपल दिया ना, उसी से कराएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बताऊँ ना, YTM में मज़ा आ जाएगा। मैंने आपको YTM का अंडरस्टैंडिंग दिया। YTM क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वेयर इज करंट प्राइस इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। करंट प्राइस इज 95, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू कैसे हो रहा है? बिकॉज हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना यार, 1 प्लस YTM से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं केक को, ठीक है? यहाँ तक ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो बताना मुझे, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रीच आउट करना, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये फार्मूला नहीं चाहिए, मैं आपको बिना फार्मूला के करा दूंगा, मेरे साथ बने रहो, मैं बिना फार्मूला के करा दूंगा, रट्टा मत मारने बैठो फार्मूलाज के, लॉजिक से कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। 2 मिनट दो, मैं इसलिए बोला आपको, ये आपको एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलेगा, प्लीज़ 2 मिनट दो। आ जाओ एक एग्जांपल के संग करेंगे, इसको 90 कर लेना यार, अपने नोट्स में ना इसको करेक्शन कर लेना बस। दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ए लिमिटेड, एक एग्जांपल से कराएंगे, एक बार में हो जाएगा। ए लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 20 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 23, 3 साल के लिए। मार्केट प्राइस दिया हुआ था 90, टैक्स रेट दिया हुआ 35%। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो KD यूजिंग YTM। कौन करेगा? कौन सा बच्चा करेगा? कौन सा बच्चा करेगा? हाँ सर मैं करूँगा, हाँ करो, आप लोग करो, फटाफट करो फटाफट। ओहो आंसर मत दिखाइए सर, ओके लो आंसर हटा दिया मैंने। दिस इज़ द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। A Limited issued 10,000 10% debentures of ₹100 each on 1 अप्रैल 20 to be matured on 1 अप्रैल 23। मार्केट प्राइस दिया हुआ 90 और मेरा टैक्स रेट कितना है? 35%। कैलकुलेट द KD यूजिंग YTM। आपको कैसे करना है? हिट एंड ट्रायल लगा के करना है। सर आप बोले आप हिट एंड ट्रायल सिखाओगे? यस सिखाएंगे। जिन बच्चों को करना है मान लो फार्मूला यूज़ करके एक बार फटाफट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, फिर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सिखाते हैं आपको, मज़ा आएगा। डन, आ जाओ बने रहो यहाँ पे, एक बार इसी में आपको दिखाते हैं, इसी में दिखाते हैं, इधर आओ। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? 10% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था या कूपन रेट दिया हुआ था, फेस वैल्यू मेरा 100 दिया हुआ था, मैंने क्या किया? 10% ऑफ 100, टैक्स का इम्पैक्ट लिया, मेरी परछाई का इम्पैक्ट लिया, तो ₹6.5 इज़ द नेट या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। ₹6.5 पर शेयर या पर डिवेंचर बोल लो, ठीक है? यहाँ पे पर का कोई दरकार ही नहीं है, आपको यहाँ पे पर का कोई दरकार नहीं है। बेसिकली ₹6.5 का आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना? नाउ
मूविंग फॉरवर्ड, ईयर 1 0123 0123 आज मुझे मिल गया 90 रुपया, 90 रुपया मुझे आज मिल गया, मार्केट प्राइस था 90, मुझे आज 90 मिल गया। डिस्काउंट रेट आज, अब क्या करते हैं अपने क्या करते हैं, अपने करते हैं हिट एंड ट्रायल, अपने करते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल वर्ड का मतलब है कि फर्स्ट यू आर हिटिंग एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्राइंग कि आपका आंसर उसमें बैठ जाए, नहीं तो आप दूसरा रेट पे हिट करोगे। आंसर कैसे बैठेगा, आईआरआर कर रहे हैं, आईआरआर में अपने क्या बोलते हैं, आईआरआर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब आज का ही वैल्यू, तो आज का कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज इज व्हाट माय आईआरआर इज। एंड आईआरआर में क्या होता है कि आपका जो ये एनपीवी होता है वो जीरो हो जाता है, एनपीवी जीरो हो जाता है आईआरआर में, यस और नो, यस। अगर वो दोनों इक्वल हो गए, एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, लेकिन अगर दोनों सेम है आईआरआर में तो एनपीवी जीरो, तो ये जीरो आना चाहिए, दैट इज द राइट रेट जो आपको रेट चाहिए। समझ में आ रही है, हाँ या ना, नहीं समझ में, बैक करके फिर सुनना, समझ में आ जाएगा। ईयर 0 कैश फ्लो 90 मुझे आज मिला, डिस्काउंट रेट 1, प्रेजेंट वैल्यू मुझे आज 90 मिला, मैं इससे कैलकुलेट किया, इधर तक ही देखो, एक बार इधर तक ही देखो बस, फटाफट कैलकुलेट करो, 6.5 करके मुझे मिला, और थर्ड ईयर में 100 का प्रिंसिपल भी मिलेगा तो वापस मिलेगा, मतलब मैं पे आउट करूँगा, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, 90 मुझे आज मिला तो ये तीनों में पे आउट कर रहा हूँ। साइन में आप गलती मत करना, अगर आप 90 को आज प्लस लिख रहे हो मतलब 90 आज आपको मिला, टेक्निकली वही हुआ है, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो 90 आज आउटफ्लो होगा, लेकिन फिर ये बाकी का साइन हट जाएगा, तब ये पॉजिटिव होगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे 6.5 और 100 लास्ट में कंपनी ने रीपे किया, तो मैंने उस तरीके से यहाँ लिखा 10% का मैंने हिट किया 10% पे, मैंने हिट किया 10% पे, प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, मेरा जीरो नहीं आया, ओ शेट सर, ओ शेट सर, जीरो नहीं आया तो माइनस आ गया। अच्छा दो चीज़ एक चीज़ और बताते हैं इधर पे, ये इंटरेस्ट ऑफ आईटीएम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉलेज के लिए और इम्पोर्टेंट, आपको आगे काम आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट इज़ मोर देन द वाईटीएम रेट ना, देन द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम। हमेशा ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है वाईटीएम से तो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, और अगर वाईटीएम ज़्यादा है इंटरेस्ट से तो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, काम आ गया, आगे काम आएगा, आपको आगे काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है ना, डिस्काउंट रेट अब आप 13% पे हिट करो, अब आपका यहाँ नेगेटिव आया ना, अब आपको रेट बढ़ाना होगा, अब आपको रेट बढ़ाना होगा ज़ीरो लाने के लिए। मैं जैसे जैसे रेट बढ़ाऊँगा मेरा ये प्रेजेंट वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, ईजी सा बात है, लॉजिकल बात है। बिकॉज क्यों सर, ये जो रेट है ना वाईटीएम में 10% की जगह मैं 13% से हिट करूँगा, 13% से हिट करूँगा तो मेरा ये और छोटा आएगा वैल्यूज़, मेरा ये अल्टीमेटली और छोटा आएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। अब अगर ये छोटा आएगा तो मेरा डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो अल्टीमेटली ये फिगर बड़ा आएगा, तो अल्टीमेटली टोटल अमाउंट बड़ा आएगा, तो अल्टीमेटली ये मेरा बड़ा आया, 1 माइनस से ये 5.3515 आया, विच इज़ वे मोर दैन माइनस 1.259। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैलकुलेशंस आप कर लोगे मुझे मालूम है, ऑलवेज ट्राई टू कीप एनपीवी जो लोअर रेट का है ना लेस देन जीरो, एंड एनपीवी ऑफ हायर रेट ग्रेटर देन जीरो, और वाइस वर्सा। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट क्या प्रेफर करता है, इसमें कोई राइट रॉन्ग वैसा सच नहीं है, प्रेफर करता है कि आपका पहले माइनस पे आना चाहिए, एक प्लस पे आना चाहिए, देन आप इंटरपोलेट करके आंसर निकालोगे। एक आपका माइनस में आया, एक आपका प्लस में आया, इंटरपोलेट करके आप आंसर निकालोगे, दैट इज़ व्हाट इज़ माय आईआरआर और वाईटीएम। अब ब्यूटी सोचो, इंटरपोलेशन सर क्या है, इतना टफ है, हमने तो सुना है बहुत टफ होता है इंटरपोलेशन, ऐसा मैं बताऊँ। आप इंटरपोलेशन कर रहे होंगे क्लास कितना 1 2 3 से कर रहे होंगे इंटरपोलेशन। मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको अगर ऐसे लिख दूँ ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, लिख सकता हूँ, यस। 3 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स, लिख सकता हूँ, यस। व्हाट इज़ 2 किलोमीटर्स, क्या मजाक कर रहे हो सर, 2000 मीटर हमें मालूम है। भैया आपको मालूम है बिकॉज आपको स्केल पता है, इसलिए आपको ये मालूम है इजीली। ये आपको स्केल पता था, 1 किलोमीटर 1000 मीटर आपने फटाफट कैलकुलेट कर लिया, आपने दिमाग ही नहीं लगाया कि आपने इंटरपोलेशन किया यहाँ पे। मतलब अब इधर देखो, अब मैजिक देखना,
मैजिक ऐप कहाँ से होगा, यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और अगर 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होता है तो 2 किलोमीटर में कितना x, मुझे नहीं पता, मुझे स्केल नहीं पता, मैं कैसे निकालूंगा। तो व्हाट विल आई डू, x, ये x माइनस 1000, इन दोनों को मैंने माइनस किया पहले, इंटरपोलेट करने का तरीका, डिवाइड बाय 2 माइनस 1, पहले ये इससे माइनस किया, अगर ये इससे किया तो डिवाइड में मैं फिर ये करूँगा। ये स्टैंडर्ड रूल है बस इंटरपोलेशन करने का, कोई डिफिकल्ट मत बनाना, आपको कोई फार्मूला नहीं रटवा रहा हूँ मैं लॉजिक से करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया पहले, 1 किलोमीटर 1000 होता है, 3 किलोमीटर 3000 होता है, 2 किलोमीटर कितना, मैंने यहाँ ड्रॉ किया। इसमें कुछ रटा आपने, नहीं रटा, लॉजिकली जा रहे हो, 1 किलोमीटर यूनिटरी मेथड जा रहे हो यार, कुछ रट रहे हो क्या, नहीं। अगर x माइनस 1000 लिख रहे हो अब यहाँ पे, बाय 2 माइनस 1 लिख रहे हो, दैट शुड बी इक्वल टू वॉट, 3000 माइनस 1000, 3000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, इसको आप कैलकुलेट करो, x आएगा 2000। ये इंटरपोलेशन है, पहली बार कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो ऐसे, कौन कौन पहली बार कर रहा है इस तरीके से, कौन कौन इस तरीके से इंटरपोलेशन सीखा है, बता दो इस तरीके से किसने पहली बार ऐसे इंटरपोलेशन सीखा। सर मज़ा ही आ गया, मैं बताऊँ आपको, ये फार्मूले का दरकार नहीं है, देयर इज़ नो नीड, रट्टा मारने थोड़ी ना आए हैं यार, अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, कम ऑन प्लीज़, रट्टा आए, हेट रट्टा, अपने रट्टा नहीं मारेंगे कि सर ये एल पहले आएगा फिर ये ओफ मैंने सर गलती से एग्जाम में यहाँ एच कर दिया, यहाँ एल माइनस एच कर दिया, ऐसा कोई बहाना नहीं चाहिए। ये इस लॉजिक से बनाएंगे अपने, सारा सम बन जाएगा, राइट 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 होगा सारा। अब आपको एग्जाम क्वेश्चन कराओ तो इस लॉजिक से आओ। अब इधर देखो, इधर हमने कैलकुलेट किया, यहाँ तक देखो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक करना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको एस्केप हो जाएगा बस। कैसे, 10% पे आप कर रहे हो तो माइनस 1.259 आ रहा है, वापस बनाओ ये नंबर लाइन, दूसरा कलर से बनाए इस बार रेड से। आप जब 10% से कर रहे हो ना तो माइनस 1.259 आ रहा है, और जब आप 13% से आपने किया तो कितना आता, 5.3515, 5.3515। आपको करना है कितना परसेंट से, आपको करना है वो आपको मालूम नहीं x, लेकिन आपका आना चाहिए 0, ये आपको मालूम है। अरे भाई ये x ही तो निकाल रहे हो, परसेंटेज ही तो निकाल रहे हो, आना क्या चाहिए, परसेंट पे 0 आना चाहिए। IRR कर रहे हैं, IRR में क्या होता है, IRR में अपना NPV 0 होता है, NPV तो निकाले हमने, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो 0 माइनस 1.259 डिवाइडेड बाय x माइनस 10%, x माइनस 10% इज इक्वल्स टू 5.3515 माइनस 1.259 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 10%। ये 13 माइनस 10 करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा मालूम है, ये 10.57, 10.57 इज़ योर आंसर। लॉजिकली राइट भी लग रहा है, बिना कुछ सोचे भी अगर मैं आपको किसी को बोलता हूँ ना मोटा मोटी, आप बोलोगे हाँ सर यही होना चाहिए। वाई, अगर 10% पे ना माइनस 1.259 आया, सिर्फ 13 पे इतना बढ़ गया, 5.3515 आ गया, तो 10 से थोड़ा ही बेसी आंसर होगा, समझने के लिए बस 10.57। इसको आप ऐसे कैलकुलेट करना, ये x जो आएगा, ये x इज़ 10.57%। अब आपको एग्ज़ाम के लिए अगर आपको वो तरीका समझ में आ गया, मैं बोलूँ वही तरीके से करना। 2 बार सुन लो ये वीडियो को, 2 बार बैक करके सुन लो इस पोर्शन को, हो जाएगा क्लियर। लेकिन वो तरीके से करना, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो ये तरीका और है, ये फार्मूला रट लो। फार्मूला क्या बोलता है, कुछ नहीं है, वही फॉर्म, उसी को, इसी चीज़ को ये फार्मूला शेप दिया गया है बस। IRR इज़ नथिंग बट द लोअर रेट plus NPV of the lower rate divided by the NPV of lower rate minus the NPV of higher rate into higher rate minus lower rate। रटना है तो रट लो, लेकिन वो तरीका याद रहेगा तो रटने का दरकार नहीं पड़ेगा। इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया, किस किस को मज़ा आया बताओ। हाँ सर हमें तो मज़ा ही आ गया, ऐसे IRR हमने कभी सीखा ही नहीं था। इस तरीके से मैं बता दूं, आपने अपने से आधा बच्चों ने IRR इस तरीके से नहीं निकाला होगा, ज़्यादा तो बच्चों ने ये रट के रखा है, उसी से निकालते हो। मैं बोल रहा हूँ रटने का दरकार नहीं है, इस मेथड से IRR निकालना, एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका हिम्मत नहीं है आपके नंबर काट ले, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते 1 घंटा हो गया। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सर ये थोड़ी ना आएगा एग्ज़ाम में, जनवरी 25 में यही आया है, जनवरी 25 में यही आया है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कोई टॉपिक छोड़ता नहीं है ICI, 3-4 टर्म में ना सारा टेस्ट कर लेता है, सब चीज़ टेस्ट कर लेगा वो। These debentures are issued
where the debenture holder has an option to convert the holdings into specified number of equity shares. कन्वर्टेबल नाम से ही समझ में आ रहा है यार कि कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिबेंचर्स टू व्हाट, इक्विटी. कन्वर्ट किस में करेंगे? इक्विटी में. सब प्रेफरेंस में करते, नेवर. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. ठीक है, याद रखना. सब चीज़ सेम है, ऑल कैलकुलेशंस आर सेम एज रिडीमेबल डिबेंचर्स. जो आपने किया ना, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी बाई 2, वो वाला जो एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला लगा देना. बस एक चीज़ ध्यान रखना, रिडेम्पशन वैल्यू में क्या लेते हैं? हायर ऑफ आर वी या फिर इक्विटी शेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर. इन दोनों में जो भी हायर होगा वो आप ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है? हाँ या ना, समझ में आ रहा है? बस आरवी निकालने में एक सम करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा. वीडियो के एंड में एक सम करा दूंगा, मज़ा आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो आरवी या फिर इक्विटी शेयर वैल्यू में जो भी हायर होगा उसको लेना है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में. वापस बोले, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का केडी निकालते समय इट्स एंटायरली द सेम एज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स. जो आप केडी निकालते हो रिडीमेबल के केस में 100% वही फॉर्मूला, वही लॉजिक, वही तरीका. बस आरवी निकालने के लिए आरवी उसका डायरेक्टली मत लेना, कन्वर्जन करके चेक करना. एक मार्केट प्राइस पे कन्वर्जन करना एट द डेट ऑफ मार्केट प्राइस भी जो लोग हैं ना, डेट ऑफ मैच्योरिटी का मार्केट प्राइस होना चाहिए. ध्यान रखना, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी का मार्केट प्राइस पे कन्वर्जन करके चेक कर लेना. जो भी हायर आएगा वो आरवी लेके सम को टाटा बाय बाय करके आ जाना. समझ में आ गया? यस. इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन केडी. YTM मेथड इज अ सुपीरियर मेथड. हमेशा ध्यान रखना, YTM इज प्रेफर्ड टू अप्रॉक्स मेथड, बट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में दे देता आपको. इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट सेम होता है, बता दिया मैंने आपको. प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज ऑन फेस वैल्यू एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑन इशू प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट. नोटिस किया आपने ये चीज़? आप यही कर रहे हो कब से? आप यही कर रहे हो कब से? बस मैंने यहाँ लिख दिया तो आपका फोकस पड़ गया. मैं चाहता हूँ फोकस रहे आपका ये सब चीज़ों में, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया. प्रीमियम और डिस्काउंट ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे होगा. 100 रुपीज़ का अगर है, अगर 10% प्रीमियम है तो 110 करते हो ना उसको आप. मार्केट प्राइस अगर 90 है तो उससे फ़र्क पड़ रहा था? किसी को नहीं. इशू प्राइस पे मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, वो अपने को पता है. ऑलवेज रिमेंबर टू मल्टीप्लाई 1 माइनस टी. जो इंटरेस्ट मेरा परछाई है 1 माइनस टी इंटरेस्ट का, उसको आप भूल मत जाना. परछाई को भूलना नहीं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? 1 घंटा में हमने पूरा केडी ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट 1 घंटा में बाकी सब कंप्लीट कर देंगे, पक्का डन. सिर्फ केडी में ज़्यादा टाइम हमें लगा, बाकी 1 घंटा में सारा कंप्लीट करा दूंगा. फटाफट बने रहो. केपी के आ तो कुछ भी नहीं है, फटाफट से हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एक फिक्स्ड कॉस्ट का आपका सोर्स ऑफ कैपिटल था. मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आपको पता था इंटरेस्ट रेट, आप वही कूपन देते जाते थे ईयर ऑन ईयर और आप चुकता कर देते थे डिबेंचर्स को. प्रेफरेंस शेयर वाले भी सेम फिक्स्ड कॉस्ट रहता है उनका भी, कि 11% 9% प्रेफरेंस शेयर्स है. मतलब उसके हिसाब से उनके कैपिटल पे आप उतना डिविडेंड उनको देते चलो और एक सर्टेन ईयर्स के बाद आप उन्हें भी चुकता कर दो. दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कोई डिफरेंस ही नहीं है केडी और केपी में, एक्सेप्ट माइक ड्रॉप मोमेंट. एक्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट और डिविडेंड में एक चीज़ बीच में आ जाता है टांग अड़ा के. जो इंटरेस्ट की परछाई है ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट की परछाई हो, उससे डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ इंटरेस्ट की है. 1 माइनस टी सिर्फ इंटरेस्ट की है, वो डिविडेंड की नहीं है. 1 माइनस टी किसकी है? सब एक साथ बोलो. 1 माइनस टी किसकी है? वो इंटरेस्ट की, वो डिविडेंड की नहीं है. वो किसकी है? वो इंटरेस्ट की, वो डिविडेंड की नहीं है. 1 माइनस टी का जो टैक्स बेनिफिट है वो सिर्फ इंटरेस्ट वालों को मिलेगा, डिविडेंड वाले को कुछ नहीं मिलता. दिस इज वॉट इट इज़. आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए. लॉजिक है, याद होना रखना. ऐसा रट्टा थोड़ा ना मार रहे थे. इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो आप क्या करते हो? EBIT में इंटरेस्ट माइनस करते हो, EBT लाते हो, फिर टैक्स देते हो, तो टैक्स का सिलसिला ख़त्म. पैट आ गया, पैट के बाद आप जाते हो प्रेफरेंस डिविडेंड देने, तो टैक्स का सिलसिला ख़त्म हो जाता है. इसलिए डिविडेंड वाले को टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. This is called an appropriation of profit. Dividend is called an appropriation of profit. याद आया? किस किस को याद आया? हाँ सर, इसमें भी ब्यूटी, खास बातें बता रहे हैं आपको. जैसा कि डिवेंचर्स के मैंने आपसे कहा था कि इररिडीमेबल डिवेंचर कुछ नहीं होता, सेम चीज़ प्रेफरेंस के लिए भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कुछ नहीं होते. इंडिया में सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक ही इशू किए जा सकते हैं, उससे बेसी नहीं. सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन इंडिया. बट कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली अपने पढ़ते हैं, बट
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, 20 साल तक ही रहता है। एक्सेप्शन अगेन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा फटाफट बुक से कराएं। इंटरेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन एज डिविडेंड विल नॉट रिजल्ट इन टैक्स सेविंग्स। डन, क्यों लॉजिक मैंने बताया आपको। हेंस नो 1 माइनस टी का एडजस्ट, वो उसकी परछाई है ही नहीं, बात खत्म। फार्मूला ऑफ केपी, केपी का फार्मूला क्या है, इररिडीमेबल होगा तो पीडी बाई एनपी, आई बाई एनपी करते थे, आई पे 1 माइनस टी करते थे, यहाँ पीडी बाई एनपी करेंगे। इंटरेस्ट का कोई टैक्स का कोई सिलसिला ही नहीं, रिडीमेबल के लिए सेम। डन, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करता, आगे बढ़े। आगे बढ़े, इक्विटी पे बेसी फोकस करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा काम का, ये आप कर लोगे मुझे मालूम है। ऐसे भी कंप्लीट हो गया। चलो इक्विटी आ जाओ, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है, मैंने सामने से लिख दिया आपके लिए, सुपर इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड फॉर इक्विटी होल्डर्स। अब इक्विटी का अभी तक आप जब कैलकुलेट कर रहे थे ना कॉस्ट, तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मालूम था। प्रेफरेंस के लिए रेट पता, डिविडेंड पता था, और डिबेंचर होल्डर्स के लिए इंटरेस्ट पता था। डिवेंचर होल्डर हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन लिया हो बैंक से, एक ही बात है, ठीक है ना, आपको पता रहता है इंटरेस्ट। इक्विटी के लिए पता ही नहीं यार सर, मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा। सोच के देखो, इक्विटी वाला कॉस्ट कैसे निकालेगा। इक्विटी का तो कोई फिक्स नहीं है, जो बचा कुचा सब इक्विटी का है, कैसे निकालोगे। तो 4-5 तरीका दिया हुआ है आपकी किताब में, बड़े बड़े ऑथर लोगों ने 4-5 मेथड्स दिए हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ के ही, वो सारे अपने सीख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मेन दो ही है, दो ही मेन है जो एग्ज़ाम में आएगा। एक है गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलते हैं उसे, ये गॉर्डन का मॉडल है। एक है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल, ये किसने दिया था, विलियम शार्प ने दिया था। ये CAPM और गॉर्डन, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ये दो ही आएगा एग्जाम में, लिख के रख लो, ये दो ही आएगा एग्जाम में। बाकी इन दोनों, बाकी सब में कुछ है ही नहीं, बाकी सब एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन मैगी है। प्लेन मैगी तो ना खाएंगे, मसाला मैगी खाएंगे अपने। डिविडेंड प्राइसिंग मॉडल, डिविडेंड प्राइसिंग मॉडल से स्टार्ट कराएं, इजी से बात करा ले पहले, जो गॉर्डन मॉडल है ना। अच्छा चलो डिविडेंड प्राइसिंग मॉडल ही कराते हैं पहले। ऑल्सो कॉल्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एग्जाम में पूछ लिया तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। डिविडेंड मॉडल में क्या बोलता है कि जो आज आपका शेयर का दाम है, आज एक स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज़ का, उसने अनाउंस कर दिया 8 रुपये का डिविडेंड। 1 अप्रैल 2020 को शेयर का दाम था 100, 2021 में उसने दे दिया 8 रुपये का डिविडेंड। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हुआ, डिविडेंड 8 रुपया डिवाइडेड बाय 1 अप्रैल 20 का जो मेरा प्राइस था 100, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, D1 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 2021 का मेरा D1 हो गया, वो एक साल बीत गया। 2021 का मेरा जो डिविडेंड 8 रुपया डिवाइडेड बाय P0, P0 क्या है मेरा 100, P0 इस 1 अप्रैल 20 का, P0 मतलब आज का, तो मेरा ये आएगा 8% का KE। समझ में आया, दिस इज़ माई KE। D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 D0 P1 P0, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा, बार बार। यहाँ नहीं तो आपका डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में पूछेगा, कहीं ना कहीं बार बार ये फंसाएगा आपको। इसमें लिख के रख लो, पूरा पेपर में एक D1 P0 पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। D1 इज द डिविडेंड फॉर दैट ईयर, दैट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। वर्ड ही है ना एक्सपेक्टेड, मतलब आज का तो नहीं है, आज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो D1 हो गया ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड अगर इस पीरियड का है, इस पीरियड का है, तो वो मेरा D1 हो गया ना, इस पूरे पीरियड का है, तो आज का थोड़ी ना है या पहले का थोड़ी ना है कुछ। तो D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कमिंग डिविडेंड, फोरकास्टेड डिविडेंड, कुछ भी ऐसा जो आपको फील दे, या डिविडेंड एट द आफ्टर 1 ईयर, ऐसा कुछ भी दे जो आपको फील दे कि यार 1 साल बाद का है, D1 होना चाहिए वो, तो वही अपने यहाँ लेंगे। P0 इज मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस विच इज़ एक्स डिविडेंड लेते हैं अपने, एक्स डिविडेंड लेते हैं अपने। हाँ, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स डिविडेंड ही लोगे आप एग्जाम में। सर ये एक्स डिविडेंड क्या होता है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, सब फटाफट बता दो तो प्लीज़, हम भूल गए हैं। आओ एक्स डिविडेंड बताते हैं आपको। एक नंबर टाइमलाइन बनाओ मेरे संग, टाइमलाइन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। आज है 26 मार्च मान लो, रैंडम डेट्स लेते हैं, 26 मार्च का आज डेट है, आज 26 मार्च का डेट है। एक्स डिविडेंड डेट दिया हुआ है, मान लो 7 अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है, 7 अप्रैल 2025 ले लेते हैं मान लो, ये है एक्स डिविडेंड डेट। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड, ये रिकॉर्ड डेट है कंपनी का 8 तारीख का, 8 अप्रैल रिकॉर्ड डेट हो जाएगा।
और फ्यूचर में जाके कंपनी पे कर देगी, कभी फ्यूचर में पे कर देगी। पे कभी भी करे अपने को मतलब नहीं। अगर आपने 7 अप्रैल के पहले इन्वेस्ट कर लिया उस शेयर में, 7 अप्रैल के पहले, नॉट ऑन 7th बट बिफोर 7th, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया उस शेयर में तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, रिकॉर्ड डेट में आपका नाम आ जाएगा। जो भी आपका एक्स डिविडेंड डेट होगा उसके पहले 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 आपने इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, आपका रिकॉर्ड डेट में आपका नाम रहेगा, डिविडेंड आपको कंपनी दे देगी। बट अगर आपने 7 अप्रैल या उसके बाद किया तो यू विल एक्स हो गया आपका डिविडेंड, एक्स बन गया आपका, एक्स समझ रहे हो ना एक्स का मतलब, तो आपको वो वापस नहीं मिलने वाला है। तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एक्स डिविडेंड। कम डिविडेंड क्या हुआ, CUM, कम डिविडेंड क्या हुआ, कम डिविडेंड मतलब विथ डिविडेंड, मतलब जो भी शेयर का दाम चल रहा होगा ना बिफोर 7 मतलब 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक जो भी दाम चल रहा होगा दैट इज कम डिविडेंड प्राइस, उसको अपने क्या बोलेंगे, कम डिविडेंड प्राइस। बिफोर 7 दैट इज टिल 6th जो भी प्राइस चलेगा दैट इज कम डिविडेंड प्राइस। ऑन 7th देयर विल बी एन एडजस्टमेंट ऑन प्राइस बिकॉज ऑफ डिविडेंड पे आउट, और मेरा अकॉर्डिंगली मेरा प्राइस चेंज हो जाएगा। फिर 7 तारीख को अगर ट्रांजैक्शन हुआ, एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन, 7 तारीख को अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो डिविडेंड किसको मिलेगा। 7 तारीख को अगर आपने खरीद लिया मेरे से 100 रुपये का शेयर, मेरे से 100 रुपये का एक शेयर खरीद लिया तो डिविडेंड किसको मिलेगा ऑन 7 तारीख, मुझे मिलेगा, मैंने सेलर को मिलेगा, क्योंकि 6 तारीख तक तो मेरे पास ही शेयर था। 7 तारीख को अगर मैंने आपको बेच भी दिया तो भी मुझे मिलेगा डिविडेंड, समझ में आया, याद रखना, ठीक है। यही एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड आपको रीड करना, रीड कर लेना, मैंने आपको समझा दिया। फटाफट वीडियो को पॉज करके रीड करना, रीड कर लो, आगे बढ़े। 1 2 2.5 3, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्निंग्स प्राइस मॉडल क्या हुआ, पी रेशो सुना हमने, पी रेशो, उसका उल्टा इज ईपी रेशो या अर्निंग्स प्राइस मॉडल। अर्निंग्स बाय पी, मेरा अर्निंग्स कितना होगा, अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इज माय अर्निंग्स प्राइस रेशो। इजी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगाएंगे। आ जाओ गॉर्डन मॉडल, फेवरेट ICAI का फेवरेट एरिया है ये गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या बोलता था भैया, गॉर्डन मॉडल बोलता था कि यार ये जो बात कर रहा है ना डिविडेंड प्राइस मॉडल जो बात कर रहा है ना उसमें कुछ छूट गया है, उसमें कुछ ना मिसिंग है यार, मज़ा नहीं आ रहा मुझे उसमें, मैं कुछ उसमें ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1/P0 है तो मैं तो अज्यूम कर लूँगा कि कंपनी का कोई ग्रोथ ही नहीं है, वहीं रुक गई कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट हो गया, कंपनी रुक गई, कोई ग्रोथ ही नहीं है। ऐसा होगा क्या, कंपनी ग्रो करेगा, शेयर ग्रो करेगा, डिविडेंड ग्रो करेगा, सब कुछ ग्रो करेगा। तो ग्रोथ का इम्पैक्ट इस यहाँ पे मिसिंग था, गॉर्डन ने बस वो ग्रोथ जोड़ दिया और नाम बना लिया अपना गॉर्डन मॉडल, अपना नाम बना लिया उसको गॉर्डन मॉडल। आ जाओ ये देख लो, -F एक बार भूल जाओ, चलो D1/P0 सेम था, +G आ गया, +G बस जोड़ दिया, बन गया गॉर्डन मॉडल। -F क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट को हटाना है, अपने को पता है प्राइस से हटाते हैं, वही है, ठीक है। डिविडेंड एट द ईयर एंड इट्स D1, माय गॉड भाई आप लोग प्लीज़ याद रखना, D1 दिस इज P0 इज करेंट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में ऐसे देगा करंट डिविडेंड क्या मतलब हुआ, करंट डिविडेंड मतलब हुआ D0, उस पर अपने क्या ऐड करेंगे, ग्रोथ। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सारी बातें। ऑलवेज रिमेंबर फॉर कैलकुलेशन ऑफ KE दैट D1 डिनोट्स द डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में जो डिविडेंड दिया जाएगा वो D1 होगा। क्वेश्चन विल कंफ्यूज विद द वर्ड्स लाइक पोस्ट डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड, करंट डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये सारे वर्ड्स से कंफ्यूज करेगा, सबका मतलब होगा D0। मैंने आपके लिए कितना बढ़िया से नोट्स बना, आप देखो प्लीज़ यार, थोड़ा क्रेडिट दे दो सर, क्या बनाया आपने, सारा चीज़ कवर किया आपने। टू कैलकुलेट D1 क्या करेंगे ना, D0 से ना बस ग्रोथ ऐड कर देना, G आ जाएगा। अगर D0 दिया हुआ, मान लो इसमें से कोई भी चीज़ दिया हुआ है ना 100 रुपया और ग्रोथ रेट दिया हुआ 8%, तो 100 रुपये पे 8% लोड कर देना, आपका आ गया D1, ठीक है। अब G क्या होता है, गॉर्डन ने बताया भाई G क्या होता है, G इज़ नथिंग। अब एक कंपनी है, एक कंपनी एक ग्रो कब करेगी, अगर आज आपने 100 रुपया कमाया, और 100 रुपया पूरा का पूरा आपने डिविडेंड में बांट दिया, कुछ अपने पास रखा नहीं, तो आप क्या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाओगे, आपके पास पैसा रहेगा नहीं। आप ग्रो कर पा रहे हो, आप कोई नया बिजनेस कर पा रहे हो, नई फैक्ट्री खोल पा रहे हो, एक्सपेंशन कर पा रहे हो, ग्रोथ कर पा रहे हो, नो। वाई, बिकॉज आपने तो अपने सारे पैसे बांट दिए। आप CA बन जाओगे, आपकी जॉब लगेगी, आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी, आप सारा पैसा बांट दोगे तो आपका खुद का ग्रोथ कैसे होगा, सोचो एक बार, खुद का ग्रोथ कैसे होगा, खुद का ग्रोथ तो स्टॉप हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। तो कंपनी को अगर खुद का ग्रोथ करना है तो उससे कुछ पैसा रिटेन करना होगा, दैट इज़ व्हाट माय रिटेंशन रेशियो सेज।
दैट इज़ व्हाट माय रिटेंशन रेशियो सेज। और मैं कितना रिटेन करके कितना रिटर्न कमा पा रहा हूँ इक्विटी पे, दैट इज इनटू रिटेंशन रेशियो, दैट गिव्स मी माय ग्रोथ रेट। कि मैंने कितना रिटेन किया, मैं अर्निंग्स कर रहा हूँ 100 रुपया का मान लो, मैं रिटेन कर रहा हूँ 40% और 60% मैं डिविडेंड दे रहा हूँ, तो 60% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस्ड, ओनली 40%। और मैं रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमा रहा हूँ 20% अगर, तो 40% इंटू 20% मारना, शायद 8% आएगा, तो वो आपका जो आया दैट इज़ योर ग्रोथ रेट। 8% पे आप ईयर ऑन ईयर ग्रो करते चलोगे। समझ में आया? हाँ या ना बोलो, पहले हाँ या ना बोलो। हाँ सर समझ में आया। पे आउट रेट प्लस रिटेंशन रेट इज इक्वल्स टू 1। ऑब्वियसली अगर 100 रुपये का ईपीएस है, 40 का रिटेंशन रेट है, 60 का वो होगा, तो 60 प्लस 40 100 1 हो गया ना। फिर समझ पा रहे हो ना? अरे यहाँ 40% प्लस 60% तो 100%, 100% इज इक्वल्स टू 1, 100% इज इक्वल्स टू 1। तो B इज इक्वल्स टू 1 माइनस पे आउट रेट आपको पता है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया तो जीरो लेना आपको मालूम है। अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन मॉडल, सर ये अजम्पशन थोड़ी ना आएगा, देखो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ। PYQ सितंबर 24 में पूछा था अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल बाय ICI इन इट्स एग्जामिनेशन। सर अजम्पशन नहीं पढ़ के जाएंगे, मत पढ़ के जाओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट में ही, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराना बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे। इसीलिए कुछ छोड़ के मत जाना, अजम्पशंस गॉर्डन मॉडल का सुपर इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कर लेना, आपका काम बन जाएगा, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। अपने आगे बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन मॉडल में होगा नहीं। एक बार रीड कर लेना, याद करके चला जाना, ठीक है ना? समझ गए हो क्या? हाँ या ना बोलो। हाँ सर समझ गए, वेरी गुड। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको रिविजन में एग्जाम्पल क्वेश्चन सब करा रहे हैं हम, प्लीज़ आप फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं बताऊँ बहुत आपका अच्छा जाएगा एग्जाम्स। इलस्ट्रेशन, प्रीवियस ईयर अर्निंग्स, प्रीवियस ईयर अर्निंग्स दिया हुआ है ₹20 पर शेयर। प्रीवियस ईयर अर्निंग्स मतलब EPS मेरा है ₹20 पर शेयर। रिटेंशन कर रहा हूँ मैं 60%, मार्केट प्राइस है 100, ग्रोथ है 8% की, निकालना है वो यूजिंग गॉर्डन मॉडल। अगर नहीं भी दिया हुआ रहना तो ये गॉर्डन मॉडल से ही होगा, समझ जाना एग्जाम में भाई। गॉर्डन मॉडल से करना है या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जो भी आप बोलो उसे, ग्रोथ वर्ड होना चाहिए। D1/P0 + D फॉर्मूला है, D0 है 20 इंटू आपका कितना आपका पे आउट होगा, मतलब 60% इज़ द रिटेंशन रेशियो, तो 40% इज़ द पे आउट रेशियो। 60% इज़ द रिटेंशन रेशियो, देन 40% इज़ द पे आउट रेशियो। और मैं कमाया अगर 20, तो 20 इंटू 40% इज़ माई D0। क्योंकि D0 क्यों है? क्योंकि वो EPS भी तो E0 है ना, EPS भी तो लास्ट ईयर का है, तो D0 आ गया मेरा 8। अब मुझे चाहिए D1, तो मैं 8 पे 8% लोड कर दूंगा, तो मेरे आगे 8.64। कैसे लोड किया देख लो, D0 पे 1 + D लोड कर दिया, मेरा 8.64 आ गया। अरे यार कैलकुलेटर लेना, 8 + 8% मार लो, सीधा 8 + 8% कैलकुलेटर पे मारो, 8.64 आएगा। P0 करो, P0 ₹100 दिया हुआ है, G मेरा 8% है, कैलकुलेट करो, आ गया। वापस यहाँ पे G ऐड होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ ऐड करके भूल गए, या तो यहाँ पे ग्रोथ ऐड किया, या यहाँ पे नहीं किया, या यहाँ किया, यहाँ नहीं किया। भाई दोनों जगह ग्रोथ ऐड होगा, क्यों शर्मा रहे हो? दोनों जगह ऐड करके आना ना, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत हो रहा है नहीं? यहाँ पे ग्रोथ, फिर यहाँ पे ग्रोथ, फॉर्मूला दिया है ना, फॉर्मूला पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना फॉर्मूला को। यहाँ पे ग्रोथ ऐड होगा, फिर यहाँ पे ग्रोथ ऐड होगा, करके 16.64 इज ओके, डन 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 डन। सर डन क्या, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर? नॉट एट ऑल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बाकी हैं, आगे आगे बढ़ेंगे। रियलाइज यील्ड अप्रोच, रियलाइज यील्ड अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है आपका, एग्जाम के लिए ऐसे भी एकदम यूज़ नहीं करता ऐसे, कभी क्वेश्चन, हार्डली कोई क्वेश्चन आपका इसमें। रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या बस है कि एक्चुअली रियलाइज्ड डिविडेंड जो होता है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसे बेस करके कहीं निकालता है। कोई उस पर आज सच क्वेश्चन है नहीं, तो अपने भी इस पर माथा नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। CAPM में टाइम देते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? 2 प्रॉब्लम है, पढ़ लेना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM इज सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आफ्टर गॉर्डन, या नॉट आफ्टर गॉर्डन, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डेवलप्ड बाय विलियम शार्प, मैंने आपको बल दिया। ये बोलता है CAPM का ब्यूटी देखो, CAPM का ब्यूटी देखोगे मज़ा आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, आपको मज़ा आएगा। अब आप एक शेयर होल्डर हो, नहीं सॉरी, आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। आज आपके पास आपका CA बन गया, आप CA बन गए, आपकी सैलरी आई। एग्जाम्पल, आपके पास सैलरी आता है 1 लाख रुपए का, सैलरी आपको आया, 1 लाख रुपए का सैलरी आया। अब आप चाह रहे हो इक्विटी में इन्वेस्ट करना, आप चाह रहे हो इक्विटी में इन्वेस्ट करना। नाम लिखे, किसी का नाम देके करें, मनीष, नाम लेते हैं मनीष। मनीष के पास है ₹1 लाख।
मनीष के पास है ₹1,00,000। अब उसे क्या करना है, उसे इन्वेस्ट करना है इक्विटी में। चाहे उसे निकालना है कि क्या मेरा रिटर्न मैं इक्विटी से कमा सकूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 6% का रेट चल रहा, मालूम है? 6% का रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चल रहा है। तो मनीष क्या बोलेगा कि भाई मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूँ, इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करूँगा, मुझे तो मिनिमम 6% चाहिए इक्विटी में। फिर एकदम सही बात बोल रहा मनीष, 6% ऐड कर दो, 6% पे कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप उसको जाके बोलोगे कि यार मनीष ले 6% दे रहा हूँ मैं तेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो मनीष क्या बोलेगा, भाई पागल है, मैं गवर्नमेंट को पैसे ना दूँ तेरे को देने से अच्छा। हाँ कि ना, बोलो सीधा बात, यस। साथ में अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, निफ्टी 50 क्या मालूम है? तो हमारा इंडिया का क्या बोलते हैं, इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सबसे बड़ा इंडेक्स। निफ्टी 50 का रिटर्न आता है, मान लो हिस्टोरिकली देखा जाए ना तो 10% के आसपास, 12% तो रिटर्न बनता ही बनता है। निफ्टी 50 का रिटर्न 10% है। तो मनीष क्या बोलेगा, भाई मुझे तो 6% तो छोड़ दो, ऐड कम से कम निफ्टी 50 तो चाहिए। लेकिन मनीष इन्वेस्ट करेगा ना, मनीष इन्वेस्ट करेगा मान लो रिलायंस में, मनीष इन्वेस्ट करेगा रिलायंस में। मनीष निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हो? मेरी बात सुनो प्लीज़। निफ्टी में इन्वेस्ट करना मतलब 50 सबसे बड़े कंपनीज ऑफ दिस कंट्री, उसमें इन्वेस्ट करना, इक्वली मान लो, इक्वल वेटेज में। वो कर रहा है क्या? नहीं। मनीष रिस्क ले रहा है, वो सिर्फ रिलायंस में जा रहा है। एक कंपनी में जाना है ज़्यादा रिस्की कि पूरा निफ्टी में जाना है ज़्यादा रिस्की? मन से बोलो, मन से सोच के बोलो। हाँ सर, ये कंपनी में इन्वेस्ट करना इज मोर रिस्की और ऑब्वियसली। सो मनीष क्या कर रहा है ना, मनीष जा रहा है रिलायंस में, तो बोलेगा भाई मुझे 10 - 6 तो और चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, ये 4 और ये 6, मतलब अभी तक हम पहुंचे निफ्टी 50 का रिटर्न तक। इतना तो मनीष बोल रहा है हमको चाहिए, बट मनीष बोल रहा है भाई मेरे को और चाहिए। क्यों? और तो चाहिए ही ना। वाई? बिकॉज वो निफ्टी 50 में नहीं जा रहा, रिलायंस में जा रहा है। तो अब इसके लिए ना हम इंटू करते हैं एक चीज़, दिस इज कॉल्ड एज बी, दिस नॉट बी, दिस इज बीटा। बीटा ये तरीका लिखने का। बीटा, बी ऐसे होता है ना, बी ऐसे नहीं होता, बी ऐसे लिखते हैं अपने, बीटा ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है? लंबा डंडा टान के बी बना देना। ये बीटा का तरीका लिखने का, बीटा ऐसे लिखा जाता है। मनीष बोल रहा है कि हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अब ये बीटा क्या हुआ सर? अब बीटा क्या हुआ? बीटा इज नथिंग बट योर सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा इज नथिंग बट योर सिस्टमैटिक रिस्क। दो टाइप का रिस्क का सीएपीएम में बात किया है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या बोला मैंने? एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क नाम से ही समझ माना, सिस्टम, पूरा सिस्टम का रिस्क, मैक्रो लेवल रिस्क है ये। एक ऐसा रिस्क जो रिलायंस के हाथ में, मनीष के हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते दोनों जनी। एक ऐसा रिस्क जो मैक्रो लेवल का रिस्क है। एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया अगर, तो भाई रिलायंस क्या करे, मनीष क्या करे? वो किसी के हाथ में नहीं है। मनीष चाह के भी पूरा निफ्टी भी खरीद लेगा तो भी रशिया यूक्रेन वॉर से नहीं बच पाएगा। बच पाएगा क्या? नहीं बच पाएगा। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं है, दैट इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल और दे सर, इन्फ्लेशन हो गया, राइज इन ऑयल प्राइसेस हो गए, राइज इन ऑयल प्राइसेस हो गए अब्रॉड में वॉर की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, प्राइसेस बढ़ गए। कुछ भी ऐसा सिलसिला हो गया तो आपका मैक्रो लेवल रिस्क है। आरबीआई का रेपो रेट आपने बढ़ा दिया, घटा दिया, आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया, कुछ भी ऐसा टिंकरिंग हो गया जो मैक्रो लेवल इवेंट्स है, तो आपका वो सिस्टमैटिक रिस्क बन जाता है। तो मनीष बोल रहा है हमको उसका भी फ़ायदा चाहिए। तो मनीष बोल रहा है मान लो बीटा इज़ 1.5, और बीटा क्या हुआ ना, बीटा इज़ 1.5, तो मतलब 4 × 1.5, 6 + 4 × 1.5 12%। दिस इज़ मनीष का रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिलायंस का इन्वेस्टमेंट। अब बीटा क्या हुआ? बीटा का मतलब होता है कि अगर मार्केट 1% से बढ़ रहा है और अगर किसी कंपनी का बीटा 1.5 है तो कंपनी बढ़ना चाहिए 1.5% से। दैट इज़ बीटा। मतलब कि मार्केट अगर 1% से बढ़ रहा है, बीटा 1.5 है, तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए 1.5% से। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द रिवर्स साइड, अगर मार्केट 1% से गिरा तो भाई बीटा आपका 1.5%, 1.5 होने की वजह से वो कंपनी का स्टॉक भी 1.5% से घट जाएगा। यस, समझ में आया?
ये बीटा हुआ, ये फ़ायदा हुआ निफ्टी की जगह रिलायंस में लगाने का, बीटा का बेनिफिट मिलेगा। मनीष बोलेगा हमको ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो अल्टीमेटली मनीष बोल रहा भाई हमको 12% तुम चुपचाप दे दो। अब सीएपीएम में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको बोलता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आरएफ। क्या बोलते हैं हम, आपने क्या कैलकुलेट किया, रेड से लिख रहा हूँ मैं, अब के ई, सर अच्छा नटिंग में लिखो, के ई इज आरएफ। आरएफ क्या था, आरएफ था ये 6%, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ क्या हुआ, आरएम इज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10%, निफ्टी 50 का रिटर्न 10%, आरएफ इज गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न, आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। दैट्स इट, दैट इज योर सीएपीएम। सिस्टमैटिक रिस्क का हमें फ़ायदा मिला, हमने लेवरेज लिया उस पर और मैंने अपना कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया, हाँ या ना में जवाब देंगे, समझ में आया। दिस इज योर CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लॉजिकल लगा। सिस्टम मतलब एंटायर सिस्टम समझने के लिए लिखा है बस मैंने, दैट इज इकोनॉमी, ठीक है। मैक्रो लेवल का रिस्क है, बीटा है, एलिमिनेट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हुआ, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हुआ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क ICAI का फेवरेट एरियाज में, या हर 3 से 4 टर्म में एक बार ज़रूर पूछता है। तो अगर आप देख लेना, मुझे जितना ध्यान है 3-4 बार से नहीं पूछा है लास्ट, तो अगर नहीं पूछा है आपके टर्म में तो आप ज़रूर उसे अच्छे से पढ़ के जाना। अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या बोलता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क मेरा बोलता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। जो एक कंपनी स्पेसिफिक है, मतलब मान लो अगर खुदा ना खास्ता रिलायंस में मुकेश अंबानी सर को कुछ हो जाए तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, उससे टाटा को फ़र्क पड़ेगा क्या। अगर रतन टाटा सर के संग के डेथ के बाद टाटा को फ़र्क पड़ा, मुकेश अंबानी को फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। वही तरीके से आप समझो कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ थ्रू व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। मैं अगर मैं सारा पैसा टाटा में लगा देता, टाटा की कंपनी में लगा देता, और रतन टाटा सर के डिमाइस के बाद टाटा के स्टॉक्स में अगर डाउनफॉल होता तो मैं बहुत ज़्यादा फंस जाता। लेकिन अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करता, मैंने रिलायंस भी लिया, मैंने टाटा भी लिया, बिरला भी लिया, इन सबके स्टॉक्स मैंने अगर लिए तो मैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ले पाऊँगा, मैं एलिमिनेट कर पाऊँगा अपना सिस्टमैटिक रिस्क। और एग्जांपल देख लो, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया किसी कंपनी में वर्कर्स द्वारा, अनफेवरेबल कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, ये तो कंपनी का स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना, तो वो मेरा अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क अपना CAPM में नहीं आता, बिकॉज CAPM में नहीं आता बिकॉज वो अज्यूम कर रहा है कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जा रहे हो। आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जा रहे हो तो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका एलिमिनेट हो गया होता है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसीलिए अनसिस्टमैटिक रिस्क CAPM में नहीं आता। इट्स ओनली सिस्टमैटिक रिस्क विच इज़ बीटा से मेजर होता है। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही एग्जांपल्स के संग, या पढ़ लेना है। मैंने बीटा भी आपको बता दिया, सेंसिटिविटी ऑफ अ कंपनी शेयर प्राइस ड्यू टू चेंज इन द ओवरऑल मार्केट, दैट इज व्हाट इज माय बीटा। डन। एक एग्जांपल है, फटाफट देख लो, मैंने इस टाइप का सिमिलर एग्जांपल आपको कराया अभी जस्ट, फटाफट देख लो, खुद ही देख लो। देख लिया 10 9 8 7 6 3 2 1.50। चलो आओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डन। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स करते हैं, उसके बाद एक छोटा कंसेप्ट बचेगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, फटाफट करा देंगे वो आपको, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। कौन सा बताओ तो, Jan 25 का क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी आया आपका वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और आपका छुट्टी। ठीक है, चलो छुट्टी कर दो सर, जल्दी करा देंगे आधी घंटा में। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड्स फोरगॉन बाय शेयरहोल्डर। सर एक बात बताओ, सर रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या कॉस्ट होगा, तो मेरे पास है ही ना, हाँ ना, एक बात बताओ यार, सर रिटेन्ड अर्निंग्स तो मैं रेज नहीं कर रहा, कोई कॉस्ट नहीं हो, तो मेरे पास ऑलरेडी है यार, उसका क्या कॉस्ट। भाई मेरे पास मतलब कौन हुआ, कंपनी के पास है, कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर का हक था उस रुपया पे, डिविडेंड मिलता है उसको उस रुपया से। लेकिन अगर आप वो रुपया यूज़ कर रहे हो तो कंपनी का डिविडेंड मार दिया आपने, हक मार दिया, शेयर होल्डर का डिविडेंड का हक मारा, तो उससे उसका फ़ायदा चाहिए, रिटर्न चाहिए, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आया? मैंने आपको पहले बताया था ना, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता उस पर, क्योंकि पैसा पहले भी से मेरे पास है इसीलिए। लेकिन अगर ICAI में एक जगह दिया है आपका
किताब में कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स हो तो आपका इस तरीके से रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला बनता है। दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपका नहीं पूछता है। गलती से एमसीक्यू में पूछ लिया तो पूछ लिया, बट इस तरीके से ये नहीं पूछता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है रिटेन अर्निंग्स की केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स निकालेगा तो अलग से कैसे निकालेंगे, केई से तो निकालेंगे, केई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर देना इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रोकरेज बेसिकली। हो गया रिटेन अर्निंग्स। WACC मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यही पूछता है एग्जाम में। इसको निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया अभी तक, ये सारे तरीके से हमने पढ़ा, ये सारा निकाला। इक्विटी निकालना सीखा, इक्विटी निकालना सीखा, रिटेन अर्निंग्स निकालना सीखा, प्रेफ निकालना सीखा, डेट निकालना सीखा। हम देंगे इन सबको वेट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शादी का एग्जांपल दिया था 1250 करोड़ करके सारा का, मतलब इक्वल वेट्स अगर हुआ तो मतलब 0.25 0.25 0.25 0.25 का इक्वल वेट्स हुआ तो जैसा भी वेट हुआ यार, आप आधा पैसा अगर इक्विटी से ले रहे हो तो 0.5 इसका, बाकी मान लो आप 0.25 इससे ले रहे हो और इससे कुछ नहीं ले रहे, तो जैसा भी वेट कॉम्बिनेशन हुआ वेट लगाया, इंटू किया x इंटू वाई, मतलब इसको इंटू किया, ये आपका कैलकुलेट हुआ और इंटू को टोटल कर दिया इन सबको, आपका WACC आ गया। मज़ा आया? आओ एक मिनट और देखोगे, इस टेबल को देख लो प्लीज़। मैं वापस बोलता हूँ, चलो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, एक बार रिवाइज करा देते हैं। रिवीजन में रिवीजन सर, डबल रिवीजन, यस। सुनो, अब हमने सीखा कि मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं सीख रहा हूँ कैपिटल का कॉस्ट निकालना। मैं जो कैपिटल रेस करना चाह रहा हूँ उसका कॉस्ट निकालना। अब उसका कॉस्ट निकालने के लिए मेरे पास अलग अलग सोर्स ऑफ कैपिटल है, मैं सबका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा। उसके बाद एक सर्टेन वेट्स सबको एलोकेट करके मैं उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकता हूँ। अगर आप फाइनेंस मैनेजर है, आपका टॉप मैनेजमेंट में पूछ लिया आपसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था उस 5000 करोड़ का आपने जो शादी में इन्वेस्ट किया, तो आप थोड़ी ना बोलोगे सर मैंने इक्विटी से लाया 14% पे, इससे लाया 12% पे। भैया ऐसे नहीं बोल सकते, टॉप मैनेजमेंट है वो, उसको आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आपने अगर इक्विटी से 14% पे लाया तो उसको कितना लाया, इससे कितना लाया, इससे कितना लाया, उसका हिसाब बना के वेट्स दे के कैलकुलेट करना, एक नंबर आएगा, एक परसेंटेज आएगा, उसके आप दे देना अपने टॉप मैनेजमेंट को। दैट इज़ माई WACC और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? हाँ या ना, प्लीज़ यार बोलो ना। दो छोटे छोटे बातें। अब वेट्स में ना 2 टाइप के वेट होते हैं, वो बताते हैं। उससे पहले ये कैलकुलेशन जब भी करोगे ना एग्ज़ाम में, अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच है। मैं आपको बताऊं इसमें गलती कहाँ करता है बच्चा गलती करता है इसमें परसेंटेज के संग संभाल नहीं पाता वो परसेंटेज को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है 14%, वेट आएगा मान लो 33%, बच्चा संभाल नहीं पाता है। 33% और 14% को संभाल नहीं पाता है। मैं बोलूँ 0.14 0.33 करना, इसको कैलकुलेट करना, मतलब वेट इधर लिखना था मुझे, सॉरी, इंटू 0.14 करना, इसको कैलकुलेट करना। ये जो भी आता है, कितना आता है करें, 0.33 इंटू 0.14 0.0462 लिख देना यहाँ पे, 0.0462। सारा ऐसे ही निकालना, इन सबको ऐड करना और इंटू 100 करना। ये अप्रोच रखना एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच रखना समझ में आया? पूरा को डेसिमल कर देना यार प्लीज़, पूरा को डेसिमल करना, ऐड करना, इंटू 100 मारना, आपका आंसर आ जाएगा। वरना आप परसेंटेज संभाल नहीं पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और इस गलती के लिए एग्जाम में नंबर आधे पूरे कट जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर काट देगा वो। इसका आंसर नहीं आया, ये टेबल गलत है, ऐसे बहाना मार के आपका 5 नंबर काट देगा, कोई सेंस नहीं होगा। तो हमेशा सही करके आना। सर 5 नंबर नहीं काटेगा, अरे हमें भी पता है भाई 5 नहीं काटेगा इसके लिए, बट स्टिल जितना भी काटेगा। चॉइस ऑफ वेट्स मैंने आपसे कहा 2 टाइप का वेट होता है, बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक किया कि नहीं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप भी इतना मेहनत कर रहे हो, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। चलो फटाफट वीडियो लाइक। एक बुक वैल्यू वेट्स कैसे होता है? बुक वैल्यू वेट मतलब, एक पता है आपको एक बात, आगे आएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ेंगे ना, ये वाला टॉपिक, उसी के संग रिलेट कराऊंगा। एक बात बताता हूँ। चलो आप जो कर रहे हो ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये जितना चीज़ आप कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आपके पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है। इधर देखो एक बार मेरे संग, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मतलब उसके पास क्या है, उसके पास इक्विटी है 100 लाख की,
उसके पास डेट है, डेट के पहले प्रेफरेंस बनाते हैं, प्रेफरेंस है 80 लाख का और डेट है 20 लाख का, टोटल हुआ 200 लाख। ये ना उसके बुक्स में है कि कैपिटल स्ट्रक्चर उसके पास है, उसके बैलेंस शीट में ये आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप निकाल रहे हो कॉस्ट। अभी तक हम जो कर रहे हैं ना, आपके पास ऑलरेडी बुक्स में ये कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ, अब आप इसका कॉस्ट निकाल रहे हो। बुक में दिया हुआ है, कॉस्ट निकाल रहे हो। बुक वैल्यू वेट यूज़ कर रहे हो, अगर बुक वैल्यू वेट यूज़ करके कॉस्ट निकाल रहे हो तो दैट इज़ यू कैलकुलेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट। ज़्यादा सही, ज़्यादा पॉपुलर तरीका है मार्केट वैल्यू वेट निकालने का। मतलब ये तो बुक में वेट हुआ ना यार, बुक में आपका ये वेट चल रहा है ना, मार्केट में हो सकता है कोई और वेट चल रहा हो, मार्केट में हो सकता है कुछ और फिगर चल रहा हो। इक्विटी का आपका दाम, अरे यार इक्विटी आपने 10 रुपये पे इशू किया ना, अभी आजकल दाम हो गया 40 रुपीज़, 40 रुपये, 4 गुना हो गया, तो 400 लाख हो गया इक्विटी। समझ रहे हो? तो आपका हो सकता है मार्केट में दाम अलग हो, तो आपका प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ WACC इज ऑलवेज ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। कुछ नहीं दिया हो तो मार्केट वैल्यू वेट पे करके आ जाना, लेकिन एग्जाम में देता है तो ऐसे घबराओ मत, हमेशा मार्केट वैल्यू वेट पे अपने कैलकुलेट करते हैं। और ये जितना चीज़ आपने पढ़ रहे हैं ना, अपने पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपना इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट है, तब अपने उसका वेट निकाल रहे हैं, तब अपने उसका WACC निकाल रहे हैं। वाई? बिकॉज इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग इन सम प्रोजेक्ट यूजिंग दीज मनी, ये पैसा ऑलरेडी मेरे पास है, ये पैसा से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसका क्या कॉस्ट पड़ा, तो इसलिए मेरा बुक में है ये कॉस्ट पड़ा। मार्जिनल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 2 मिनट बाद ही, मार्जिनल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मार्जिनल वर्ड का मतलब पढ़ा ना, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना क्लास 11 में इकोनॉमिक्स। एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है एक और यूनिट यूज़ करने से, एक और यूनिट कंज्यूम करने से। तो एडिशनल आप जो मनी रेज कर रहे हो, अरे ये तो बुक्स में पहले से सालों साल चला हुआ आ रहा है यार, ये सालों साल चला हुआ आ रहा है। मार्जिनल बोल रहा है कि एडिशनल जो आप मनी रेज कर रहे हो, तो आपको तो वो मनी पता है, वो उसका वेट, उस वेट पता है, उसका आपको कॉस्ट भी पता है, तो आपको उसके लिए हमेशा कोई भी बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू वेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। एक बार आओ, अब एक बार आओ, अब एक बुक से देखो, आपको और समझ में आएगा। बुक वैल्यू वेट्स में हमने आपको बताया कि अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स अपने लिस्टेड कंपनीज के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर देख लो। अब लोन फ्रॉम बैंक के लिए मार्केट वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट सेम होगा यार। 100 करोड़ का लोन लिया तो मार्केट वैल्यू में 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ ही रहेगा ना। इक्विटी शेयर कैपिटल में ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है और आपको मार्केट वैल्यू वेट्स यूज़ करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू वेट को यूज़ करोगे, मार्केट वैल्यू वेट ऑफ इक्विटी लोगे। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, सपोज इसी एग्जांपल में रिटेन्ड अर्निंग्स होता 50 लैक्स, ठीक है, तो ये टोटल बन जाता मेरा 250 लैक्स। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कोई दिक्कत है किसी को? और इक्विटी का मेरा मार्केट वैल्यू डेट दिया हुआ है 400 लाख, इक्विटी का मार्केट वैल्यू वेट दिया हुआ है 400 लाख, ये इक्विटी का 400 लाख मार्केट वैल्यू वेट दिया हुआ है। अब मैं एग्जाम में जब कैलकुलेट करूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स निकालने के लिए, तो मैं वेट क्या लूँगा, मार्केट वैल्यू वेट तो है ही नहीं कुछ, क्या करूँ, मैं तो फंस गया। तो आपको बुक क्या बोलता है, आपका ICI क्या बोलता है, आपका इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इस केस में आपको क्या करना है कि आपको रेशियो निकालना है 100 और 150, 100 और 50 का, 100 और 50 का रेशियो निकालना, और 400 को उस पर अपोर्शन कर देना, अलोकेट कर देना, मतलब 400 इंटू 100 बाई 50 और 400 इंटू 50 बाई 150, ये आपका आया इक्विटी, ये आपका आया रिटेन अर्निंग्स। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को आपको क्या करना है, अपोर्शन करना है बिटवीन इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स बेस्ड ऑन देयर बुक वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं लिखा हूँ ऊपर इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बी अपॉर्शन्ड बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यूज। समझ में आया? यस। अब जो मैं मार्केट वैल्यू आपको मार्जिनल भी बता रहा था, खत्म, देखो चैप्टर खत्म, सेल्फ नोट्स आ गया लास्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैं आपको सिखा रहा था ना, प्लीज़ मेरे साथ 2 मिनट और बेयर करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, हाँ फिर छोड़ेंगे आपको, एक क्वेश्चन करके देखना प्लीज़, तब मज़ा आएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं आपको सिखाऊं तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है, मेरे साथ देखो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता है कि मैं जब एडिशनल कैपिटल रेज कर रहा हूँ,
मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये सारा चीज़ ऑलरेडी है, अब मुझे एडिशनल कैपिटल चाहिए बाहर से, चाहे मैं कैसे भी लाऊं डेट के थ्रू, इन चारों में से कोई भी, चारों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई भी थ्रू मैं यहाँ से और कैपिटल लेके आऊँ, एडिशनल कैपिटल लेके आऊँ, तो मुझे उसका वेट पता है, उसका तो कोई अलग बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट नहीं होगा ना यार। मैं अगर 50 लाख और डेट ले रहा हूँ तो 50 लाख ही तो वेट है उसका। समझ पा रहे हो, लॉजिकल लग रहा है, समझ पा रहे हो। अगर मैं एडिशनल रेस कर रहा हूँ डेट तो 50 लाख ही तो उसका वेट है, वो मुझे पता है। तो कोई भी मुझे बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट का तो फंडा ही नहीं है ना, ये हिस्टोरिकली मेरे पास बैलेंस शीट में आ रहा है, मान लो 5 साल से 3 साल से, तो इसलिए मुझे बुक वैल्यू वेट मार्केट वैल्यू वेट अलग करना पड़ रहा है। मार्जिनल में मैं एडिशनल कैपिटल रेस कर रहा हूँ, मुझे उसका वेट पता ही है, तो इसलिए मैं उसे मार्जिनल वेट्स बोलता हूँ। मुझे को कोई भी बुक वैल्यू मार्जिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट का लफड़ा नहीं पड़ता। अब एक इंटरेस्टिंग लास्ट टॉपिक, लास्ट बात इसमें इम्पोर्टेंट, अगर मैं जो एडिशनल कैपिटल रेस कर रहा हूँ, मार्जिनल फंड रेस कर रहा हूँ, वो सेम प्रोपोर्शन में रेस कर रहा हूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में ही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मान लो आर्बिट्ररी लिख रहे हैं, हाँ, ये है वेट 20%, 10%, 50% एग्जाम्पल, और ये 20%। अब मैं जो एडिशनल वेट कैपिटल में लेके आना था मुझे, मान लो 100 लाख, एडिशनल 100 लाख मुझे लेके आना था, मैंने क्या किया, इसी वेट्स में ले आया। मैं 20 लाख का इक्विटी लेके आया, 20 लाख का इक्विटी लेके आया, 10 लाख का मैं रिटेन अर्निंग्स लेके आया, 50 लाख का मैं प्रेफरेंस लेके आया। एग्जाम्पल, एक आर्बिट्ररी एग्जाम्पल, 20 लाख का मैं अगर आपका डेट लेके आया, तो मेरा वेट चेंज होगा क्या? ये वेट्स चेंज होंगे क्या? नहीं, वेट्स तो सेम रहेगा। अगर मैं इसी वेट में ले आया, अगर मैं सेम वेट्स में ले आया तो मेरा वेट चेंज नहीं होगा, माई वेट्स विल रिमेन द सेम। अब यही बोल रहा है कि व्हेन एडिशनल मार्जिनल फंड्स आर रेज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज रिमेन द सेम। मतलब अगर मान लो इसका कॉस्ट था 14%, 12%, 10%, 8%, मैं इसको भी सेम इसी वेट पे ले आया, इसी वेट पे और इसी रेट पे ले आया, तो मेरा ये भी सेम रहेगा, इंडिविजुअल रिमेन सेम, तो मेरा MCC और WACC अल्टीमेटली सेम हो जाएगा। मेरा MCC और WCC सेम हो जाएगा। मेरा WACC में ना 50 लाख का इक्विटी है कि 500 करोड़ का इक्विटी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सोच पा रहे हो WACC में अपना फॉर्मूला क्या है? WACC का WACC क्या है? X इंटू वाई, X इंटू वाई इज वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर 500 करोड़ ला रहे हो तो 14% पे ला रहे हो इक्विटी, और 50 लाख ला रहे हो तो भी 14% पे ला रहे हो इक्विटी, तो ये सेम। अब अगर 500 करोड़ पे ये ला रहे हो, अल्टीमेटली आपका बेस बड़ा हो गया, टोटल बड़ा हो गया, तो वेट हो सकता है 33%, जो भी परसेंट हुआ। अगर आपका 500 करोड़ का आप लाए हो इक्विटी, तो 33% हो सकता है, मान लो आपका इक्विटी है। अगर आप 50 लाख का लाते तो भी वेट तो 33% हो ही सकता है ना। वेट क्यों चेंज होगा? वेट तो सेम रह सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लाख का लाए, 500 करोड़ का लाए, वेट किस में कैलकुलेट कर रहे हो? टोटल से ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। तो WACC में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, चाहे आप इक्विटी का अमाउंट कितना हो या आपके यहाँ पे अमाउंट कॉलम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा WACC को। इसलिए मेरा MCC भी WACC के संग मैच खा सकता है। इतना 250 लाख का मतलब नहीं है। आप अगर 100 लाख भी ला रहे हो लेकिन आप वेट सेम रख रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रख रहे हो, तो MCC और WACC सेम हो जाएगा। समझ में आया? मैं बताऊँ, MCC थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार से पूछ नहीं रहे, तो MCC में थोड़ा फोकस करके जाना एग्जाम के लिए प्लीज़, ठीक है। डन, वी आर डन विद द रिविजन। एक क्वेश्चन कर ले प्लीज़। मैंने आपसे 2 घंटा का टाइम मांगा था, 1 घंटा 40 मिनट हुआ, अनलेस देन 20 मिनट्स में क्वेश्चन करा देंगे आपको, या एटलीस्ट समझा देते हैं, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग को थोड़ा सा हड़बड़ हो रहा होगा। एक बार फटाफट से क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ तक पढ़ा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रेडी रखा है। ये देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, Jan 25 का क्वेश्चन है। Jan 25 का मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आया है। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको खुद से करना आप फटाफट, मैं आपको छोटा में करा दूंगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। सर हमें 2 मिनट का ब्रेक दो। यार आप तो वीडियो देख रहे हो, आप तो पॉज कर लो, ब्रेक ही ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेक तो मुझे लेना चाहिए, आप तो वीडियो पॉज कर सकते हो, आपको ब्रेक ही ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका कोई वेट का दरकार नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था देखो तो, 1 + 2 + 1 + 3 मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन। ओ माय गॉड, कैसे बांटा? 1
+2 + 1 + 3 ऐसा ही बांटा शायद। इस तरीके से आपको 4 चीज़ निकालने बोला है, चारों चीज़ पे आपको नंबर भी देगा अलग 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 अलग। इजी, इजी पीजी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू CMC लिमिटेड, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? हाँ सर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू CMC लिमिटेड, क्या बोला? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 20 लाख, ठीक है, 20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। बुक वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ध्यान से बस क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बन जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दिया हुआ है कितना? 1 करोड़ है ना, ये 3 2 5 2 7, यस 1 करोड़। बुक वैल्यू ऑफ 12% बैंक टर्म लोन, टर्म लोन के लिए बुक वैल्यू वेट मार्केट वैल्यू वेट इज सेम, याद है? यस 25 लाख का बैंक लोन है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 55, आज का मार्केट प्राइस दिया हुआ है 55। मार्केट वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया हुआ है 108, कन्वर्टेबल डिबेंचर का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 108। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 10, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 10, मतलब 20 लाख इंटू 10 करो, 2 करोड़ का आपका बुक वैल्यू वेट हो गया ऑफ इक्विटी। फेस वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 100, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल सकते हो, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 मतलब कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख आपका क्या आया? नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बीटा कोएफिशिएंट, बीटा बीटा कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है सर। बीटा कोएफिशिएंट क्या हो गया? स्टाइल है लिखने का, समझ लो आप। बीटा कोएफिशिएंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ CMC लिमिटेड इज 1.5, RF दिया हुआ है 4.5। इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, बोथ इज इंटरचेंजेबली यूज्ड, ऐसे समझ लो। बेसिकली हल्का सा अंतर है, मार्केट रिस्क प्रीमियम अज्यूम करता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम एक सिलेक्टेड स्टॉक्स अज्यूम कर रहा है, लेकिन आपका CAPM में कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। इज 9%, रेट ऑफ टैक्सेशन दिया हुआ है 30%। ईजी, कोई भी अजीब सा नया चीज़ दिया नहीं दिया। कंपनी एक्सपेक्ट्स द शेयर प्राइस विल राइज इन फ्यूचर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6% पर एनम, क्या मतलब है 6%? क्या हुआ यार? कंपनी एक्सपेक्ट 6% राइज, सर समझ ही नहीं आ रहा। 6% राइज होगा मतलब यार ये तो ग्रोथ रेट है, राइट? 6% इज व्हाट? 6% इज माय ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ है मेरा 6% का। 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच विल बी कन्वर्टेड इन 6 years, 6 साल में कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो 1:4, मतलब 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। क्लियर करके दे दिया फुल फॉर्म में ही, सिर्फ 1:4 में छोड़ता तो कन्फ्यूजन होता सर, 1 का 4 कि 4 का 1, लेकिन क्लियर दे दिया, हर एक डिबेंचर के बदले 4 इक्विटी शेयर दिया जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ 12% बैंक टर्म लोन इज एट पार। नहीं भी बोलता तो भी यही मानते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय CAPM निकालना है। पहले एक एक पार्ट करके देखते हैं। CAPM से इक्विटी शेयर कैपिटल ईजी है, निकालो फटाफट, फटाफट से निकालो। क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी? के इज इक्वल्स टू RF प्लस RM, मैंने शायद आपको बताया कि नहीं उस समय, RM माइनस RF को हम मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं या इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, इनटू बीटा। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 4.5 इज इक्वल्स टू 4.5 प्लस, दिख रहा है ना आपको? यस 4.5 प्लस 9, एक साथ RM माइनस RF दे दिया इक्विटी रिस्क प्रीमियम। अलग अलग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या RF नहीं दिया है, ध्यान रखना, ये सब मिस्टेक मत करना। इनटू बीटा दिया हुआ है कितना? 1.5, दिस इज 18%। डन। कितना नंबर मिल गया सर? 1 नंबर डन, 1 नंबर का काम हो गया। 6-7 में से 1 नंबर डन, इतना ही करना था। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड। देखो मैंने बोला था ना एग्जाम में दे देता है, दे दिया। अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करके बोला है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया कि सारा चीज़ सेम होगा एज इट इज़ एज रिडीमेबल। मतलब इंटरेस्ट निकालो फटाफट से। इंटरेस्ट आया मेरा 10% ऑफ, फेस वैल्यू दिया हुआ था 100, तो आई हुआ 10। हाँ सही बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ देखो 10%, मेरा फेस वैल्यू दिया हुआ है ये 100 पे, तो 10 और टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, तो मेरा हुआ 7 इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV में RV मुझे निकालना होगा। रिडीमेबल वैल्यू इज व्हाट? हायर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू वर्सेस हायर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू वर्सेस द रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, वो निकालना है। माइनस, ये ब्रैकेट खोल लेते थे, माइनस NP दिया हुआ है क्या? हाँ ये रहा 108 दिया हुआ है, थैंक यू, 108 डिवाइडेड बाय N दिया हुआ है 6 years। कहाँ दिया हुआ था? नीचे दिया हुआ है। उसको होल डिवाइड मारोगे
तो आपको प्लस 108 डिवाइड बाई 2। अब आर वी निकालना है। आर वी कैसे निकलेगा? आर वी निकालना आप बस समझ पा रहे हो क्या? केडी निकाल रहे हैं अपने, केडी निकाल रहे हैं। आर वी निकालना है तो कन्वर्जन करना है, तो मतलब कन्वर्जन पे निकालना है 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच। फटाफट कैलकुलेटर हाथ में लो यार, कैलकुलेटर के बिना नहीं बैठेंगे। फटाफट कैलकुलेटर हाथ में लो। 1 करोड़ है, 1 करोड़ है मेरा टोटल बुक वैल्यू। फेस वैल्यू मेरा दिया हुआ है 100, तो मतलब हुआ 1 लाख, मतलब इंटू 4, मतलब 4 लाख इक्विटी शेयर्स हुए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नीचे लिख लूँ कहीं पे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स समझ में आ रहा है आपको मैं कैसे कराना चाह रहा हूँ? हाँ या ना बोलो यार। हाँ सर, 4 लाख इक्विटी शेयर्स। अब मुझे निकालना है मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। दिया हुआ है क्या? यस 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 यस, 55 दिया हुआ। थैंक यू सो मच। क्या मैं क्या करूँ सर, 4 लाख इंटू 55 कर दें क्या? हाँ ऐसे कर दें क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था आपको? मैं लूँगा कन्वर्जन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द डेट ऑफ व्हाट? एट द डेट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब 6 ईयर्स बाद, मतलब 6 साल का 6% के हिसाब से ग्रोथ रेट जोड़ना पड़ेगा। तो 55 इंटू 1.06 टू दी पावर 6 करो। अब इसको आप निकालोगे तो आएगा। तो पहले 1.06 टू दी पावर 6 करो, इंटू 55 इंटू 4, तो आया आपका ये 312.07। तो ये 312.07 को यहाँ लिख लो, 312.07 को यहाँ लिख लो, और क्या? 312.07, 312.07। अब इसको कैलकुलेट करो। 312.07 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7। सर 312.07 क्यों लिखा हमने, कौन बताएगा? 41.01, 41.01 डिवाइड करेंगे 312.07 प्लस, मैंने एक चीज़ फटाफट कैलकुलेट कर लिया था, आपसे बताया नहीं, आपके संग शेयर नहीं किया। अब नाराज़ तो नहीं हो ना आप? नहीं सर, हम आपसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? 41.01 डिवाइडेड बाई 210.03 इंटू 100, 19.5% आया आपका, 19.5% आया आपका केडी। अब सर हमने 312.07 क्यों लिया? ये क्यों लिया? बिकॉज मैंने आपसे कहा कि वी विल टेक द हायर। हायर क्यों हुआ 312.07? बिकॉज ये 108 है, 108 इंटू आप करते 1, यहाँ पे हुआ 312.07 विच इज़ हायर दैन 108, तो दैट इज़ वाई वी टुक 312.07। ईजी, डन। इसका 2 नंबर दे रहा आपको, 2 नंबर और मिल गया। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन। यार ये तो कुछ भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन थर्ड पार्ट तो ये हो गया। के एल लिख दूँ उसे, बैंक टर्म लोन को दिया हुआ था ना 12%, और उस पर टैक्स का बेनिफिट ले लो बस, मतलब 12 इंटू 0.7 मारो, आ गया आपका 12 इंटू 0.7, 8.4। थर्ड पार्ट भी हो गया आपका डन। पहला 3 पार्ट डन, पहला 3 पार्ट डन का 4 नंबर आपको मिल गया विथ लीस्ट एफर्ट। 3 नंबर और, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। ये कौन करेगा? ये मैं करूँगा कि आप करेंगे? सर ये आप करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, बात सुनो मेरा। अब मेरा बात आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपके पास देखो, मैं आपके लिए हेल्प करूँ? सर आप ही कराओ, बड़ा ही बदमाश बच्चा है। कौन बच्चा बोला कि आप कराओ? कौन बच्चा बोला ये बात? मार्केट वैल्यू दिया हुआ है इक्विटी शेयर का, बताओ कितना? 55। हाँ 55, ये मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। नंबर हमने निकाला था कितना? 20 लाख में से 20 लाख इंटू 55, 20 लाख इंटू 55, 11 करोड़। 11 करोड़ इक्विटी हुआ। लोन था ना, लोन, लोन कितना है? लोन इजी है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू लोन का सेम रहता है, याद है, बताया मैंने। लोन कितना गया? लोन 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 ये रहा 25 लाख। 25 लाख का लोन, 0.25 लिख दे, बिकॉज करोड़ में कर रहे थे अब हम।
डिबेंचर, नेक्स्ट डिबेंचर कर लो फटाफट से, डिबेंचर 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 डिबेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालो। बुक वैल्यू दिया हुआ है आपका, उससे आपको नंबर मिल गया। अब आप मार्केट वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। 108 इंटू करोगे 100 से, 100 फेस वैल्यू है, 108 मार्केट वैल्यू है, तो मतलब कितना निकाला हमने, 1 लाख। 1 लाख इंटू 108, 1 लाख, 1 लाख इंटू 108 डिवाइडेड बाई 1.08 आया ये, तो मेरा वेट आ गया। अब आप वेट्स निकाल लोगे, वेट्स निकाल लोगे ना यार, प्लीज़ बताओ ना। हाँ सर। अब आपका कॉस्ट आ गया था, कॉस्ट मैंने निकाला ये 18%, ये मैंने निकाला था लोन का 8.4%, और 1.08 का हमने निकाला कितना, 19.5%। इन दोनों को इंटू करोगे, इसको कैलकुलेट करना, ये आएगा WACC, जो भी आएगा सबको जोड़ देना, आपका आ गया WACC टोटल। डन डन, दिस वॉज द क्वेश्चन। इतना ही था बस, 7 नंबर के लिए इतना सा बस। मैं बता दूँ बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सारे चीज़ हो जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है कि किस पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर आप छोड़ के गए, भूल गए, तो आपका डिफिकल्ट हो जाता पूरा क्वेश्चन में। आपका ये 3 नंबर रॉन्ग हो जाएगा, 3 नंबर रॉन्ग हो जाता है, और उसको निकालने का 2 नंबर, 5 नंबर साथ में जाता है, एक छोटा कंसेप्ट के लिए, बस एक छोटा कंसेप्ट के लिए गलत हो जाता है। इसीलिए ध्यान से पढ़ो, सारे चीज़ों को कवर करो, छोटा 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 कंसेप्ट कब कहाँ टेस्ट हो जाए, किसकी वजह से कितना नंबर ड्रॉप पे लग जाए, आपको मालूम नहीं। ठीक है, एंड करें। लेस देन 2 आवर्स में हमने वादा किया था, लेस देन 2 घंटे में ख़त्म हो गया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करो। होप्स आपको हेल्प हुआ होगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज CA इंटर FMSM की जर्नी में ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। सारे चीज़ों से अपडेटेड रहेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो, एकदम अपडेटेड रहो, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP, यहाँ पे हमें कांटेक्ट करो। ASAP क्लासेस में हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, कीप वेल, prepare in the best possible manner. Meet you again in the next video. Till then, this is Yendra Singhania signing off. Tata, bye bye.